नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रारंभिक शहरीकरण, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पैटर्न और इसके डिक्लाइन अर्थात पतन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है या इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी एंड आखिरकार इसका अंत कैसे हुआ, और इसके बीच जो इसका नगर नियोजन था, प्रारंभिक शहरीकरण, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पैटर्न, वो भी समझेंगे। सो देखिएगा इसकी संरचना किस तरीके से रहेगी इस यूनिट को पढ़ने की। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रस्तावना, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्वरूप जिसमें कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देन पृष्ठभूमि एंड उद्भव की शुरुआत कहाँ से हुई थी इस सभ्यता की, कालक्रम, भौगोलिक वितरण, अधिवासीय पद्धति, जीवन निर्वाह पद्धति, शिल्प कार्य में जो ये विलिप्त थे, शिल्प कार्य किया करते थे, उसके बारे में जानेंगे। व्यापार, बिजनेस के बारे में जानेंगे। शिल्पगत उत्पादन, व्यापार, धार्मिक विश्वास की कौन से देवी देवताओं को मानते थे, अगर मानते थे तो वो कौन थे, और क्या आज के देवी देवताओं के साथ उन्हें जोड़कर देखा जाता है। हम कंपैरिजन करेंगे। पतन और अंत, डिक्लाइन कैसे हुआ इस सभ्यता का, इस सिविलाइजेशन का। देन उपसंहार, सारांश एंड कुछ आवश्यक पाठ्य सामग्री है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सो उद्देश्य के साथ स्टार्ट करते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ, मतलब कि शुरुआत कैसे हुई। देन विशेषताएं समझेंगे, कालक्रम समझेंगे, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसका जियोग्राफिकल जो एरिया है या भौगोलिक प्रसार जो है वो कैसा है। देन हड़प्पा सभ्यता का जो लोगों का रहने का तौर तरीका था, मकान बनाने का तौर तरीका था, उसे आप जान पाएंगे। भौतिक अभिलक्षणों को जान पाएंगे हड़प्पा सभ्यता के, जैसे नगर नियोजन व्यवस्था, शिल्पगत उत्पादन, जीवन निर्वाह, कृषि, वाणिज्य, बिजनेस कहते हैं वाणिज्य को। अब तक ज्ञात उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को आप जान पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के उदय और अंत से संबंधित कुछ सिद्धांत है, उनको आप पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना के साथ प्रारंभ करते हैं। सिंधु सभ्यता का नाम लेते ही स्मृति पटल पर एक ऐसी नगरीय साक्षर संस्कृति की तस्वीर उभरती है जो तीसरी सहस्राब्दी तथा दूसरी सहस्राब्दी के प्रारंभ में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द विकसित हुई। तो देखिएगा बेसिकली सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो भी नाम से आप इसे पुकारते हो, तो इस सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, विशेषकर इसकी नगरीय व्यवस्था, यहाँ के लोग साक्षर थे, या इसका कालखंड बताया जाता है तीसरी सहस्राब्दी से दूसरी सहस्राब्दी के बीच। यहाँ पर ये जो सभ्यता है वो किस नदी के आसपास विकसित हुई, सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई। इसका प्रथम ज्ञात नगर कौन सा था, हड़प्पा, जो सिंधु नदी की सहायिका रावी नदी के सूखे तल के किनारे पर स्थित है। और मोहनजोदारो, जो सिंधु नदी के पड़ोस में ही उसके प्रवाह की दिशा में 570 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर भी भौगोलिक दृष्टि से इस सभ्यता में सिंधु क्षेत्र से अधिक हिस्से शामिल है। इस सभ्यता में मतलब कि इस शहर में, कौन सा शहर, हड़प्पा जो शहर है जिसके नाम पर इस सभ्यता को भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, इसमें ये एक बहुत बड़ा शहर है। एक अगर छोटे से पॉइंट में बताने की कोशिश करूँ, बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बाकी यह पूर्व और दक्षिण पूर्व में नदी तटीय निम्न भूमि एवं उत्तर में उच्च भूमि वाले क्षेत्रों और सिंधु प्रणाली के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी के कटिबंध तक फैला था। अब सिंधु सभ्यता का स्वरूप, अगर देखिएगा आप किसी भी सभ्यता को या सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसके स्वरूप के बारे में जान लेना चाहिए। सो इस सभ्यता की विविध विशेषताओं पर विचार करने से पहले इसके स्वरूप का उल्लेख करना आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन से ऐसे तत्व थे या है जो इसे भारतीय उपमहादेश की अन्य समकालीन संस्कृतियों और पश्चिम एशिया तथा मिस्र के कांस्य युग से अलग करते हैं। अब देखिएगा हमने जो पिछले यूनिट में पढ़ा कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, उसमें हमने एक स्पेसिफिक टर्म नहीं देखी उन लाइक सिविलाइजेशन की या उस कालखंड की। वहाँ पर हमने पढ़ा कि वहाँ पर भी लोग रहा करते थे, लोग किस तरीके के औजारों का यूज़ करते थे, कैसे घरों में रहते थे,
ये सब हमने पढ़ा, लेकिन हम उसको एक स्पेसिफिक नाम या संस्कृति सिविलाइजेशन क्यों नहीं कह पाए। हमने ऐसा क्यों नहीं पढ़ा कि नवपाषाण कल्चर या नवपाषाण सिविलाइजेशन, पूरा पाषाण सिविलाइजेशन, ऐसा हम क्यों नहीं कह पाए। और साथ ही साथ हम जो दूसरी सिविलाइजेशंस या फिर संस्कृतियाँ जो अलग अलग देशों में पनपी, जैसे कि यहाँ पर पश्चिम एशिया और मिस्र का कांस्य युग के बारे में बताया गया है, तो उनको हम क्यों संस्कृति और सिविलाइजेशन नहीं कह सकते। तो यहाँ पर समझते हैं, सिंधु घटनाक्रम को सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने में ऐसे सामाजिक ढांचे और सांगठनिक युक्तियों को समाविष्ट किया जो इसके विशिष्ट सांस्कृतिक स्वरूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारण बने। सो देखिए, सिंधु सभ्यता को इसलिए सभ्यता या संस्कृति कहा जाता है जिसमें यहाँ पर हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती है, और उसके बाद ही जो पुरातात्विद हिस्टोरियन है इसे संस्कृति का नाम देते हैं। अब संस्कृति वर्ड का क्या मतलब होता है वो अपने आप में ही एक दिलचस्प स्टोरी है। संस्कृति वर्ड का मतलब बेसिकली ये होता है, संस्कृति अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर बताऊँ तो जहाँ पर हमें लोगों का रहन सहन, लोगों में संगठन पाए गए हैं, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था एकदम सुव्यवस्थित हो। जैसे आज अगर हम इस दौर में 2022 में जिंदा है और क्या पता हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है नष्ट हो जाए, तो आज से 2 से 3 हज़ार साल बाद जब दूसरे लोग इस धरती पर होंगे और वो रिसर्च कर रहे होंगे, तो उन्हें अगर हमारे जो अवशेष है, जैसे ये हम लोगों ने यहाँ पर मकान बना रखे हैं एंड कॉइन्स यूज़ किए जाते हैं और जो दूसरी व्यवस्था है वो अगर उस समय खोजी जाएगी, तो वो हमारी इस देश को सभ्यता का नाम देंगे कि भाई ये कोई सभ्यता था। मान लीजिएगा कि दिल्ली, अगर दिल्ली का नाम वो नहीं ढूंढ पाए तो दिल्ली को कौन सी नदी, यमुना नदी की सभ्यता कह देंगे। अगर मान लीजिएगा कि यूपी में अगर चले जाए, यूपी में बेसिकली यमुना एंड गंगा दोनों ही नदियाँ बहती है, तो गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर मानेंगे। सो इस तरीके की जहाँ पर लोगों का रहन सहन सुव्यवस्थित ढंग से होता है उसे सभ्यता कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर संगठन थे, सामाजिक ढांचे थे। ओके, इसलिए इसे संस्कृति रूप से जाना गया। यह अपने समय का एकमात्र साक्षर उपमहादेशीय भूखंड था। साक्षर का मतलब है कि भाई यहाँ इस सभ्यता में, इस कालखंड में लोग पढ़े लिखे थे, लोग बहुत ही ओपन माइंडेड थे इस समय। अब तक 4000 से अधिक सिंधु अभिलेख पाए गए हैं। सिंधु अभिलेख मतलब लिखित दस्तावेज हमें पाए गए हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनमें से एक भी हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अगर हम पढ़ लेंगे तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलना शुरू हो जाएगी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अभी तो हम मोटे तौर पर थोड़ी सी जानकारी गैदर कर पाए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर, लेकिन अगर एक बार यहाँ पर हम अभिलेख पढ़ पाते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के, तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है एंड पाए गए हैं। और यह सही है कि वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि उस लिपि का उपयोग वाणिज्यिक मतलब बिजनेस के लिए किया जाता था, जैसे कि मोहरों, मुद्राकरणों से संकेतित होता है। सो देखिएगा, मोहरे और मुद्राकरणों क्या है कि मान लीजिएगा आप कुछ पैक कर रहे हैं और वहाँ पर आप सील लगा देते हैं। सील मतलब कि कोई भी लाल लेप लेकर उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, सील लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि ये किसके द्वारा भेजा गया सामान है। ओके, व्यक्तिगत पहचान जैसा कि कड़ों, कांस्यों, उपकरणों इत्यादि पर किए गए स्थलों पर उथले उत्कीर्णों से जाहिर होता है, और संभवतः नागरिक उद्देश्य जैसे कि धौलावीरा में एक अति विशाल पट्ट के अवशेष से प्रकट होता है के लिए किया जाता था। इस सभ्यता की खास विशेषता थी कि अधिवास पद्धति जिसमें नगर और कस्बा की विशेष महत्ता थी। अब यहाँ पर नगर और कस्बे थे, ओके, वो इम्पोर्टेंट थे इस सभ्यता में। इन नगर केंद्रों की स्मारक स्वरूप संरचनाएं जिनके निर्माण के लिए काफ़ी श्रम एवं संसाधनों की आवश्यकता हुई होगी। सो देखिएगा, इस सभ्यता में जो हमें नगर निर्माण या जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर संरचनाएं मिलती है, बिल्डिंग मिलती है, तो उससे तो हमें ये इतना ज़रूर पता चलता है कि यहाँ पर ये संरचनाएं 1 दिन में या 2 दिन में तो बनकर खड़ी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर बड़े
मात्रा में श्रम हुआ होगा। श्रम मतलब कि मजदूर आए होंगे, मकान बनाए होंगे एट्सेट्रा। ओके, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं निष्पादित की जाती होगी। इस सभ्यता के अन्य विशिष्ट अभिलक्षण हैं। पूर्व में सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विशाल सभ्यता संपन्न नगरों के रूप में ज्ञात थे, लेकिन आज हम कई ऐसे नगरों के बारे में जानते हैं जिनके आयाम उन्हें समान हैसियत प्रदान करते हैं। सो देखिए, अब बेसिकली पहले क्या था, 1921-22 के आसपास जब पहली बार हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में रखालदास बनर्जी द्वारा। सो वहाँ पर क्या था कि पूर्व में सिर्फ हम दो ही शहरों से परिचित थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे वैसे अलग अलग साइट्स मिलती गई, वो हड़प्पन कल्चर से जोड़ी गई। जैसे कि हरियाणा में राखी गढ़ी है, धौलावीरा गुजरात में है, एंड बहुत सारी साइट्स जो कश्मीर, पंजाब एंड बलूचिस्तान जो हाल ही पाकिस्तान में है, एंड दिल्ली में भी नरेला जो साइट है वहाँ पर भी बहुत सारी हड़प्पा साइट्स मिली है एट्सेट्रा। बहुत सारी हड़प्पा साइट्स खोजी गई, तो वहाँ पर जो रिसर्च हुई इसके बाद पता चला कि भाई ये साइट्स भी बहुत ही विकसित साइट्स थी। सो उसमें धौलावीरा जो कच्छ में स्थित है गुजरात, वो एक बहुत बढ़िया साइट है। वहाँ पर हमें लाइक अलग अलग तरीके के स्नानागार मिले हैं। देखिएगा, चौलिस्तान में गंवेरी वाला, कच्छ में धौलावीरा और हरियाणा में राखी गढ़ी नाम आ गया। वे काफ़ी दूर में फैले हुए हैं, बहुत मतलब कि उनका नेटवर्क, मतलब कि उनकी बहुत बड़ी भूमि पर फैली हुई साइट्स है ये, और इतने बड़े पैमाने पर आबादी के समुच्चय के निर्माण के प्रतीक है जो पूर्व में ज्ञात नहीं थे। सो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें पहले हमने नवपाषाण पुरापाषाण के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि वहाँ के लोगों ने नवपाषाण युग में खेती वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, एंड इकट्ठा रहना तो खैर नहीं, लेकिन स्थायी रूप से एक ही जगह पर सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये हमने नहीं जाना था कि वे लोग इकट्ठा रहते थे या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या जानने को मिलता है कि समुच्चय के निर्माण में के प्रतीक थे और साथ में रहा करते थे। ओके, वो इन नगर केंद्रों से प्राप्त जेवरों, मूर्तियों और मोहरों की भारी मात्रा और एक रूपकता से जाहिर होता है कि शिल्प उत्पाद मुख्य रूप से नगरवासियों की मांग के अनुकूल होते थे। अब यहाँ पर हमें जो गहने वगैरह मिलते हैं, जेवर, मूर्तियाँ और अलग तरीके के खिलौने भी मिलते हैं यहाँ पर, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जैसी डिमांड होती थी वैसा वहाँ पर प्रोडक्शन होता था। ओके, देन साथ ही योजना निर्माण के स्वरूप, लिपिबद्ध कार्य विवरण की आवश्यकता और एक ऐसे श्रृंखलाबद्ध स्थलों की मौजूदगी जिसमें विभिन्न आकार और स्वरूप वाले नागर और ग्राम्य अधिवास महत्वपूर्ण बातों में सक्रिय रूप से परस्पर संबंधित थे। सो यहाँ के जो लाइक शहर या स्थल पाए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे किसी ना किसी रूप से, चाहे वो बिजनेस के कार्य से हो, शिल्प कार्य से हो एट्सेट्रा। चन्हू शिल्प कार्य के लिए नंबर 1 गिना जाता है यहाँ पर। वो जो आगे हम अलग अलग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें ये सारी साइट्स जरूर आएगी। सो प्रशासकीय संगठन का संकेत देते हैं जो अन्य खाद्य ऐतिहासिक उपमहादेशीय संस्कृति की तुलना में अभूतपूर्व है। इनमें अधिकांश पुरातात्विक दृष्टि से एक राजकीय समाज की भी घोतक है। हड़प्पा सभ्यता की काल अवधि में राज्यों की संख्या अनेक थी अथवा कोई एकीकृत साम्राज्य नहीं था। अब यहाँ पर एक ये बात ध्यान देनी है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो थी उसमें अलग अलग राज्य थे, जैसे कि धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखी गढ़ी एंड दूसरी जो साइट्स थी उनके अलावा। सो अलग अलग राज्य थे, वहाँ पर कोई एक राजा नहीं था और कोई एक साम्राज्य नहीं था। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वहाँ पर कोई एक राजा था या अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजा थे, या फिर लोग अपने आप ही सब खुद के राजा थे, या ये अभी तक कुछ नहीं पता चला है। नगरीय अधिवास ही नगर राज्यों के रूप में क्रियाशील रहे हो क्योंकि उनके विन्यास और स्वरूप के स्थानीय कुलीन तंत्र, सौदागरों और शिल्पकारों की उपस्थिति के संकेत मिलते हैं। तो ये भी माना जाता है कि क्या पता कि लोग ही अपने राजा थे और वो अपने कार्य करते थे, दूसरे के साथ बिजनेस करते थे एट्सेट्रा। लाइक देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता तक ही सीमित नहीं है। इस सभ्यता के रिलेशन हमें मिलते हैं किसके साथ? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। कहीं ना कहीं
मेसोपोटामिया से संबंधित था इस सभ्यता का, क्योंकि यहाँ पर हमें जो मेलुहा पक्षी के बारे में जानने को मिलता है एंड जो सील्स मिलती है मेसोपोटामिया से रिलेटेड यहाँ पर इन साइट्स पर, उससे जग जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सभ्यता का रिलेशन था दूसरी अन्य सभ्यताओं के साथ भी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या चाइना की सभ्यता हो, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर मिलते हैं। अब मुख्य विशेषताएं क्या थी इस सभ्यता के, उसके बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता समकालीन कांस्य युगीन संस्कृतियों जैसे मेसोपोटामिया की सुमेरी सभ्यता और पुराने मिस्र साम्राज्य से अनेक बातों में मेल खाने के बावजूद अपनी विशिष्ट पहचान रखनी है। देखिएगा, सिंधु सभ्यता है वो समकालीन थी, पैरेलल थी किसके, मेसोपोटामिया की सुमेरी सभ्यता के, पुराने मिस्र के साम्राज्य से, लेकिन उनसे अलग क्यों देखी जाती है, बहुत सारे इसके कारण हैं। एक बात तो ये है कि ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक भूभाग में फैली हुई थी। यह सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी नगरीय संस्कृति वाली सभ्यता थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की भांति यहाँ भव्य धार्मिक पूजा स्थल, विशाल समाधि स्थल और राजाओं के लिए शानदार महल बनाए गए थे जिन्हें दुर्ग कहा जाता था। इसके विपरीत इस सभ्यता की विशिष्ट पहचान थी अपने नागरिकों के लिए नगर सुख सुविधाओं की प्रणाली, जो उस समय के सभ्य जगत के अन्य हिस्सों में शायद ही पाई जाती थी। इन सुविधाओं के में स्नानागृह समेत बड़े घर, काम के लायक सड़कों और गलियों का नेटवर्क, जल निकास की विस्तृत व्यवस्था और एक विलक्षण जलापूर्ति प्रणाली जैसे बातें शामिल थी। तो लोगों की सुविधाओं के लिए जो जो चीज़ों की जिन डेवलपमेंट की आवश्यकता थी वो यहाँ पर हो रहे थे। धौलावीरा में बांधों, जलाशयों, भूमिगत नालियों नेटवर्क और मोहनजोदाड़ो में हर तीसरे घर में एक बेलनाकार कुओं से स्पष्ट होता है कि उस सभ्यता के नगर निवासी अपने समकालीन उन मेसोपोटामिया और मिस्र निवासियों की तुलना में कितनी अधिक सुविधाओं से लैस थे, जिन्हें निकटवर्ती नदी से बाल्टी में पानी भर भर कर लाना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिएगा कितनी अच्छी बात है कि सभी हर तीसरे घर में, मान लीजिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, सो अगर इस घर में कुआं है तो इन 2 घर को छोड़ के यहाँ पर एक कुआं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ज़्यादा लोगों को पानी की दिक्कत भी नहीं थी, यहाँ पर पानी भी अवेलेबल था, यहाँ पर अच्छी सुविधाएं थी, इसलिए तो इसे सभ्यता कहा गया है। अब पृष्ठभूमि और उद्भव के बारे में जानते हैं। सिंधु स्थल मुख्य रूप से भारतीय उपमहादेश के उस भाग में विकसित हुए जो दिल्ली अरावली खंबात के भौगोलिक अक्ष के पश्चिम में है। उस कटिबंध के कई खंडों में ईसा पूर्व लगभग 7000 वर्ष और ईसा पूर्व लगभग तीसरी सहस्राब्दी के प्रथम भाग में नगर केंद्रों की उत्पत्ति के दौरान कृषक समुदायों का उद्भव और विकास हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है कहीं ना कहीं नवपाषाण और जो तीसरी सहस्राब्दी है उसके बीच कहीं ना कहीं इसका उद्भव देखा गया कि नवपाषाण काल का जो अंत हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि एक सभ्यता पनपी जिसे आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ओके, देन हड़प्पा के स्थलों पर व्यापक पैमाने पर पाए गए जीवन निर्वाह पद्धतियाँ जिसमें गेहूं, जौ की खेती तथा पशुपालन के व्यापक प्रचलन का संयोग था। अब हड़प्पा की जो साइट्स है हड़प्पा सभ्यता की, उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की फसलों की खेती होती थी। यहाँ पर हमें गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर खेती होती थी। पशुपालन का व्यापक संयोग मिलता है। पूर्व काल में बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में अवस्थित मेहरगढ़ से अगर आपको याद हो जो पाकिस्तान में आज स्थित है, तो वहाँ पर हमने कहीं ना कहीं नवपाषाण काल से रिलेटेड भी कुछ पढ़ा है। पिछले यूनिट में मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट साइट के रूप में हमने पढ़ा है, सो याद कीजिएगा, तक पाए गए हैं जहाँ पश्चिम एशिया में लगभग 7000 वर्ष ईसा पूर्व कृषि आधारित जीवन का साक्ष्य मिला है। ईसा पूर्व 5वीं सहस्राब्दी से लेकर यह क्षेत्र बलूचिस्तान के वृहत भाग में उत्तर पूर्व में झौब लौराई क्षेत्र के दक्षिण लासबेला तक विस्तृत पाया जाता है।
सो देखिएगा, बेसिकली अगर सभ्यता का आपको कालखंड बताना है और सहस्राब्दी के हिसाब से आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कि 2500 से 1900 ईसा पूर्व का कालखंड आप बता सकते हैं। ओके, आप 2500 से 1900 ईसा पूर्व का जो कालखंड है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की डेवलपमेंट का कालखंड कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट हैं सहस्राब्दी मिलेनिया के बारे में नहीं पता चलता होगा, तो इजी शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो 2500 से 1900। ओके, अगेन बता रहा हूँ, याद रखिएगा यही कालखंड है। ओके, देन इसके साथ ही इस सभ्यता के विकास को सम्यक रूप से समझने के लिए ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि सिंधु के अनेक पुरास्थल नदी के तटवर्ती निम्न भूखंडों में है और उन क्षेत्रों में अधिवास तथा जीविका पद्धति हड़प्पा की सभ्यता के प्रफुटन के पूर्व लगभग 1000 वर्ष की अवधि में विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक पूर्व की सभ्यता, पूर्व प्राचीन हड़प्पा सभ्यता, और एक मॉडर्न हड़प्पा सभ्यता। अगर आप ध्यान से और डिटेल में पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया था। जैसे हमने पाषाण युग को देखा, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को भी बांटा गया था। अनेक निम्न भू क्षेत्रों में पूर्ववर्तित की एक लंबी अवधि रही है। ईसा पूर्व 4वीं सहस्राब्दी के प्रारंभ में चौलिस्तान का क्षेत्र विभिन्न व्यावसायिक वस्तुओं का केंद्र था। तो चौलिस्तान का जो क्षेत्र था वो वहाँ पर बिजनेस हुआ करता था, व्यावसायिक वस्तुओं का केंद्र था। इसे हकरा मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता था। अब चौलिस्तान का जो क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था? हकरा मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन। हकरा जो बर्तन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाया जाता होगा और उसे यह नाम हकरा नदी के नाम पर दिया गया था। सो हकरा नदी के किनारे था इसलिए इसे हकरा नाम दिया गया, जिसके इर्द गिर्द विशिष्ट मृतिका से अति सुडौल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो देखिएगा, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन और यहाँ पर बर्तन बनाने का कार्य होता था। ओके, देन यद्यपि स्थलों का सबसे बड़ा केंद्रीकरण हकरा के इर्द गिर्द है, लेकिन इसका विस्तार मुल्तान में, जालीपुर और हरियाणा में कुनाल तक था। तो इसका अगर विस्तार देखा जाए, फैलाव देखा जाए, तो मुल्तान से लेकर हरियाणा के कुनाल तक था। हरियाणा में जो कुनाल एक जगह है वहाँ तक। इसके अधिकांश स्थल छोटे शिविर जैसे प्रतीत होते हैं, जहाँ कुछ स्थापित अधिवास बड़े आकार में है। जैसे बलूचिस्तान में लोथवाला जो 26.3 हेक्टेयर में फैला है। हकरा क्षेत्र निम्न भूखंडों की प्रथम संस्कृति वाला क्षेत्र है, जहाँ अनेक प्रकार के प्रस्तर और कांस्य के उपकरणों के उपयोग से मरुस्थलीय और तटीय दोनों पर्यावरण काम में लाए जाते हैं थे। जैसे कि जालीपुर के अल्पमूल्य प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, मूंगा और स्वर्ण मनकों के संग्रह से संकेतित होता है। वहाँ ऐसी कच्ची सामग्रियों से बने माल भी मिले हैं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। सिंधु के निचले भूखंडों के पश्चिम किनारे की तरफ ईसा पूर्व 4वीं सहस्राब्दी में एक अन्य संस्कृति का उदय हुआ, जिसे आम्री संस्कृति कहते हैं। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा, हकरा एंड आम्री संस्कृति सेकंड में, जिसमें कृतिहार, गिरपद और कोहिस्तान के को प्रमुखता प्राप्त है। तो 3 ये साइट है जिसे प्रमुखता दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरी के कुछ स्थलों पर एक एफ्रो सेंक्टम निचला नगर विभाग के निशान पाए गए हैं। सो देखिएगा, दुर्ग और निचला शहर आप अगर आगे आएगा कि दुर्ग हुआ करता था एंड वो दीवारों से घिरा हुआ करता था और उसके आसपास उसके नीचे एक शहर होता था। इसे दुर्ग की व्याख्या दी गई है, लाइक ऊपरी महल, और ये निचला शहर कहा जाता था जहाँ पर आम लोग रहा करते थे और ये माना जाता है कि दुर्ग पर उस काल के शासक रहा करते होंगे। ओके, सो इस तरीके से हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यह एक आवासीय योजना थी जो बाद में अति विकसित और परिष्कृत रूप में सिंधु स्थलों के विन्यास में पाई जा सकती है। इस एफ्रोसेक्टम की स्थानिक विशेषता का पता एक अच्छी उच्च शंकु के आकार वाली पहाड़ी से चलता है, जिसके चारों ओर चबूतरे वाली पत्थर की दीवारें और ढलानों व सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पर एक
पर्वत है जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, चारों ओर दीवारों से घेरा गया होगा एट्सेट्रा, और सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ पर मिले हैं। निचला नगर सामान्य आवासीय क्षेत्र था जो संभवतः घरेलू संरचनाओं से भरा हुआ है। सो अब यहाँ पर देखिएगा, वही अगर आप इजी तरीके से समझाना चाहते हैं, कोई ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है कि भाई हम ये है वो है, किताबी ज्ञान नहीं, तो आप सिर्फ 2 भाषा में इसे लिख सकते हैं, 2 भाषा नहीं 2 पॉइंट में लिख सकते हैं कि भाई अगर नगरीय आवासीय व्यवस्था की बात की जाए, सभ्यता संस्कृति की या सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की, तो इसमें लोग 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स में रहा करते थे। पहला स्ट्रक्चर ऊंचाई पर बना हुआ होता था जिसे दुर्ग कहा जाता है, और दूसरा स्ट्रक्चर निचले स्तर पर बनाया जाता था जहाँ पर सामान्य लोग रहा करते थे। घरेलू स्ट्रक्चर मिलते हैं और दोनों ही जगहों को किससे, दीवारों से घेरा जाता था। तो कई हद तक ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजा महाराजा या साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक जानकारी अभी तक मौजूद नहीं है। सिंधु सभ्यता की निकटतम पृष्ठभूमि कोट दीजी आपने पढ़ा होगा, नवपाषाण युग में इसका जिक्र हुआ था। कोट दीजी संस्कृति के नाम से ज्ञात अगले चरण में निर्मित होता है जब एक सामान्य सांस्कृतिक लोकाचार के तत्व सिंधु हकरा के मैदानों और सिंधु गंगा के जल विभाजन के आर पार देखे जा सकते हैं। वहाँ अनेक योजनाबद्ध और गढ़बंद बस्तियाँ हैं। हड़प्पा में उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी सड़कों की जाली के चारों ओर पंक्तिबंद आवासीय क्षेत्र, सिंधु में कच्ची टोका, अगर अनुपात देखें तो 1:2:4 के अनुपात में उपयोग, और कुनाल में सड़कों का सिक्तन गर्त जिसे सोकेज पिट कहते हैं, मतलब कि पानी ना भरे उस तरीके का गड्ढा बनाया गया है वहाँ पर आधारित जल निकासी प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि रोड्स होते हैं, रोड्स में आप देखते हैं कि बारिश आती है तो पानी भर जाता है। अब इस पानी को निकालने के लिए आप एक व्यवस्था देखते हैं, कौन सी, गटर व्यवस्था। गटर बनाए गए हैं जगह जगह पर, जिससे क्या है कि रोड पर ये जो पानी जमा होता है वो सीधा जाए नालियों में। यहाँ पर किनारों पर नालियाँ बना दी जाती है, जिससे क्या होता है वो नालियों में जाता है और नालियों से गटर में, जिससे रोड क्या रहता है, क्रिस्टल एंड क्लीन। ओके, सो यही व्यवस्था यहाँ पर भी देखी गई है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सभ्यता को, संस्कृति को जान भी पाए और अपने सिलेबस को कवर भी कर पाए। ओके, सो यहाँ पर आपने देख लिया कि अलग अलग तरीके के सोकेज पीट पाए गए थे। सिक्तन गर्त जिसे हिंदी में कहते हैं, वहाँ विभिन्न अभिकल्प, डिज़ाइन और स्वरूप वाले लेकिन अंशतः मानकृत मृदभांड के भारी संग्रह, मतलब बर्तन पाए गए हैं अलग अलग तरीके के। इनमें से कुछ सिंधु सभ्यता में भी पाए जाते हैं। प्रकीर्ण शिल्प और परिष्कृत धातुक्रम जिसमें मुकुट और बाजूबंद शामिल है वो भी पाए गए हैं। देन चक्रिकाकार स्वर्ण सोने के मनके जो सिंधु सभ्यता की खास विशेषताएं हैं। कच्ची सामग्रियों के यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और विनिमय, मतलब कि एक से दूसरी जगह पर भेजना। विभिन्न अभिकल्प वाले वर्गाकार छापे की मोहरें पादरी तथा धौलावीरा दोनों गुजरात में, पादरी तथा धौलावीरा दोनों ही गुजरात की साइट है, से सिंधु लेखन के कम से कम 2 चिन्हों की प्राप्ति हुई है। पक्की मिट्टी से बने अनेक नारियों की ऐसी लघु मूर्तियाँ भी मिली है। पक्की मिट्टी से बनी महिलाओं की मूर्तियाँ मिली है जिसमें वहाँ के निवासियों का अनुष्ठानित विश्वास भी जाहिर होता है कि भाई वो कौन से रिचुअल्स को मानते थे एट्सेट्रा। यहाँ पर इन मूर्तियों से पता चलता है। यदि संपूर्णता में देखें तो इस दौर के लिए आरंभिक हड़प्पा पद का प्रयोग उपयुक्त लगता है। तो जब हम इस दौर की बात करते हैं जो हमने अभी बात की ऊपर, सो इसके लिए जो पुरातत्वविद या हिस्टोरियंस है वो आरंभिक हड़प्पा का यूज़ करते हैं कि ये आरंभिक जो संस्कृति थी वो है, क्योंकि उसमें परिपक्व हड़प्पा काल पुरातन नागर सभ्यता के स्वरूप के नामित की अनेक विशेषताएं पहले से ही मौजूद थी। सो देखिएगा 2 भागों में बांटा है, आरंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता।
ओके, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कई विशेषताएं वाणिज्यिक और अन्य उत्कृष्ट सामाजिक समूहों की उपस्थिति दर्शाती है। जब हम आवश्यक कच्ची सामग्रियों की प्राप्ति के व्यापक नेटवर्क पर आधारित शिल्प विशेषज्ञता की गहनता अथवा सिंधु की बाढ़ वाले मैदान में फसलों को नुकसान पहुंचाए बगैर कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता, जिसके किसी हद तक योजना निर्माण और प्रबंधन आवश्यक थे, पर विचार करते हैं तो नियंत्रण अथवा शासन करने वाले विशिष्ट वर्ग का उद्भव और स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्थाएं थी कि मान लीजिएगा एक ऐसा शहर है, एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा बहुत है, और अगर खेती बाढ़ वाले स्थलों पर की जाती है तो डेफिनेटली अगर बाढ़ आएगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, वो इतनी विकसित थी उस कालखंड में, 3वीं से 5वीं सहस्राब्दी के आसपास इतनी विकसित थी कि बाढ़ वाले स्थलों पर भी बिना किसी डर के खेती होती थी। इससे ये हमें पता चलता है कि उस कालखंड में कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए एक बहुत अच्छी तकनीक मौजूद थी, और ये भी पता चलता है कि लोग अपने आप तो खैर ऐसी तकनीक का विस्तार नहीं कर पाते, अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो वो दूसरे को शायद ना ही बताए। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं साम्राज्य हुआ करते थे, जहाँ पर कोई ना कोई शासक जरूर हुआ करते थे। ये हमें जानने को मिलता है, हालांकि 100% ये ट्रू है या नहीं है, इसके कोई साक्ष्य हमें अभी तक नहीं मिले हैं। कुल मिलाकर इसमें संदेह नहीं है कि सिंधु सभ्यता की जड़ें देशज थी। इसमें कोई भी हमें दो राय नहीं है कि सिंधु सभ्यता भारत में ही पनपी या कहीं और से, मतलब कि इन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। ये डेफिनेटली हमें पता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो भारत की ही अपनी एक देशज सभ्यता है। ओके, एंड थी और ईसा पूर्व 4वीं और 3वीं सहस्राब्दियों में विकसित उत्तर पश्चिम के पाषाण कांस्य युगीन संस्कृतियों इसका पुरागामी थी। सो देखिएगा, अगर सिंधु घाटी की सभ्यता, अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो रही होगी, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे तो भाई सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी विकसित थी तो एकदम से थोड़ी ये प्रकट हुई होगी कि भाई एक ही रात में ये लोग आए, एक ही रात में ये बिल्डिंग बन गई एट्सेट्रा, एक दिन में 10 साल में तो मुश्किल है। तो ये किस तरीके से चलती आ रही थी। सो देखिए, आप पिछले यूनिट को याद कीजिए, ज़्यादा आपको मैं हिस्ट्री में नहीं भेजूंगा, आप जस्ट पिछले यूनिट को याद कीजिए, पिछले 2 यूनिट्स को। फर्स्ट यूनिट को आप इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड यूनिट को याद कीजिए। सेकेंड यूनिट में हमने पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक एंड नवपाषाण, न्योलिथिक एज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि पूरा पाषाण युग में लोग कैसे रहा करते थे, क्या बनाया करते थे। मध्य पाषाण के बारे में जाना है। नवपाषाण में आकर हमने जाना कि लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया, लोग बदलते गए, लोग घरों में रह रहे थे, स्टेबल हो चुके थे, फसल उगा रहे थे, यहाँ पर जौ चावल आदि के दाने हमें मिलते हैं। तो धीरे 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 करते हुए ये सभ्यताएं प्रकट हुई, बाद में ये सिंधु घाटी की सभ्यता बन गई। ओके, देन कतिपय आरंभिक इतिहासकारों के मत के विपरीत सिंधु नगर सभ्यता के विचार के प्रसार अथवा पश्चिमी एशिया से जनसमूहों के फैलाव के कारण निर्मित नहीं हुए। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से आकर बसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ पर कालक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। सो अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के कालक्रम के बारे में चर्चा करें तो ऐसी संभावनाएं नहीं लगती कि हड़प्पा के विस्तार क्षेत्र के सभी भागों में सभ्यता के प्रफुटन की प्रक्रिया साथ साथ चली। तो ये नहीं कह सकते कि जो पूरी ही हड़प्पा सभ्यता है एक साथ आगे बढ़ी और एक साथ नष्ट हो गई। इसके लिए अलग अलग कालखंड बताया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, कि भाई हड़प्पा के लोग इस कालखंड में ज़्यादा विकसित हुए और इस कालखंड को या इस डेट को वो विलुप्त होने की कगार पर आ गए या फिर उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था। ईसा पूर्व लगभग 2600 वर्ष पूर्व तक यह सभ्यता विद्यमान थी, क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया के इसके स्पष्ट संबंध थे।
सो यहाँ पर देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया के साथ बताया गया कब, 2600 ईसा पूर्व में। इसकी संभावना बढ़ती प्रतीत होती है कि यह पहले सिंध की निम्न भूमि चौलिस्तान और संभवतः कच्छ क्षेत्र, जो एक नदी द्वारा चौलिस्तान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, में परिपक्व हुई। हड़प्पा, कालीबंगन और बनावली के नगर कुछ बाद में अस्तित्व में आए। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ ऐसे शहर है जैसे कि हड़प्पा, कालीबंगन, बनावली, ऐसे कुछ नगर है जो बाद में आए अस्तित्व में। इनका अंत भी भिन्न भिन्न समय में हुआ, अलग अलग टाइम पर हुआ। मोहनजोदाड़ो नगर का पतन 2200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और 2100 वर्ष पूर्व तक यह नगर नष्ट हो गया। देन फिर भी यह सभ्यता दूसरे क्षेत्रों में ईसा पूर्व लगभग 2000 वर्ष पूर्व के बाद और कुछ स्थलों पर 1800 वर्ष पूर्व तक कायम रही। अब भौगोलिक वितरण के बारे में चर्चा करते हैं। भौगोलिक वितरण। सिंधु के अधिवास स्थल, जिनकी संख्या 500 से 600 के बीच थी, उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान की विस्तृत पट्टी पर फैले थे। उनका वितरण दर्शाता है कि इन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का उपयोग विभिन्न रूपों में होता था। तो देखिएगा सिंधु घाटी के आसपास बहुत सारी जगहें थी जहां पर उनकी संख्या 500 से 600 के बीच बताई जाती है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। और यहाँ पर जो अलग अलग स्थल थे वो अलग अलग चीज़ों के लिए मशहूर थे या जाने माने जाते थे। लरकाना की निम्न सिंधु घाटी में बारिश वाला मैदान, जो कृषि की दृष्टि से सिंध का संपन्नतम भाग था, पर मोहनजोदाड़ो का वर्चस्व था। अब यहाँ पर लरकाना एक साइट थी जो कि बारिश वहाँ पर अच्छी होती थी तो खेती बाड़ी भी अच्छे से हो जाती थी, क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी। तो उसके कारण क्या था, ये संपन्न स्थल था, मतलब कि डेवलप्ड कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से लोगों का चलन बसर होता था। लेकिन वर्चस्व यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो का ही था, क्योंकि एक बहुत बड़ी साइट थी। लरकाना मंछार जैसे झील के गर्त के लिए भी विख्यात था। अब यहाँ पर लरकाना मंछार जो है वहाँ पर झीलें भी हुआ करती थी, विख्यात था उसके लिए, जहाँ पर मछली मारने वालों की बस्तियाँ थी। इससे पता चलता है कि यहाँ पर मछुआरे भी हुआ करते थे। पश्चिम की ओर कीर्तिहार पर्वत श्रेणी और कोहिस्तान के गिरी पीठों में ढेर सारे स्थल थे। वहाँ कृषि झरनों के जल और वर्षा पर ही निर्भर थे। अब यहाँ पर कृषि किस पर निर्भर थी, ये जो पश्चिम की ओर कीर्तिहार पर्वत और कोहिस्तान है, वहाँ पर जो स्थल थे वहाँ पर कृषि किस पर निर्भर थी, झरनों और झरनों का जो जल होता था और वर्षा पर निर्भर थी। देन बलूचिस्तान के जुड़ने वाले मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरते थे। ऊपर सिंध में सुक्कुर रोड़ी पहाड़ियों पर चमकदार पत्थर पाए जाते थे, जिनसे हड़प्पा की घाटें बनती थी कि खदानों के इर्द गिर्द श्रमिकों की बस्तियां थी, मतलब मजदूरों की बस्तियां थी। ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में सिंधु नदी की धारा थोड़ी और दक्षिण पूर्व की ओर थी और वह कच्छ के रण के समीप अरब सागर में मिल जाती थी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिएगा ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में सिंधु नदी की धारा थोड़ी और दक्षिण पूर्व की ओर थी और वह कच्छ के रण के समीप अरब सागर में मिल जाती थी। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि सिंधु नदी अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सिंधु नदी ने अपने वर्तमान धारा 10वीं और 13वीं सदी के बीच ग्रहण की। तो अभी जिस तरफ ये सिंधु नदी बह रही है वो धारा कब ग्रहण की, 10वीं या 13वीं शताब्दी के बीच। पश्चिम की ओर बढ़ने पर बलूचिस्तान मिलता है, जहां हड़प्पा की बस्तियां अनेक किस्म के भूभागों, उत्तर पर्वतीय किनारों, कच्छी के समतल मैदान, दक्षिण की ओर लासबेला जिले में और मकरान के नाम से ज्ञात तटीय प्रदेश के समांतर में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के संदर्भ में सुतकान गैडोर और सोतका कोह के सुदृढ़ स्थल महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया के साथ किस तरीके से व्यापार करती थी, वो समुद्री मार्ग से व्यापार करती थी। और उसके संदर्भ में कौन से स्थल महत्वपूर्ण है, ये कुछ स्थल है, सुतका गैंडोर और सोतका कोहे। दोनों समुद्रीवर्ती व्यापार के लिए उपयुक्त घाट थे। ओके, ये दोनों घाट है। देन
और यहाँ से भीतरी भाग सुविधाजनक मार्गों से जुड़ा हुआ था, मतलब कि जो रोड नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था इन दोनों घाटों से, जिसे आजकल हम पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। बलूचिस्तान के अन्य भागों में ऐसे क्षेत्रों में सिंधु के स्थल पाए गए हैं जो कृषि के लिए अभी भी उपयुक्त और मुख्य मार्गों पर अवस्थित है। अवस्थित का मतलब स्थित ही मान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप पठानी बांध मुला दर्रा के पास था, जहां से एक मार्ग कीर्तिहार श्रेणी के पास जाता था, जबकि नौशाड़ो बोलन दर्रा के समीप था, जिससे होकर एक बड़ा मार्ग अफगानिस्तान पहुंचता था। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की एक साइट है शोर्तगुई, जहाँ पर हमें बांध देखने को मिलती है, नहरें देखने को मिलती है। और वो किससे रिलेटेड है? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं रिलेटेड है, वो सीधा सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी साइट्स है। पहले अफगानिस्तान को अगर हम प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से देखें, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से देखें, तो अफगानिस्तान को कंधार के नाम से जाना जाता था। ओके देन, तो डेफिनेटली ये अखंड भारत का कहीं ना कहीं हिस्सा था अफगानिस्तान। ये मार्ग महत्वपूर्ण थे क्योंकि इसके जरिए बलूचिस्तान के धातु उत्पादक अयस्क के तांबा और शीशा जो होते हैं उससे मिलकर बनता है, और अल्पमूल्य रत्न लाजवर्द और फिरोदा संसाधन सिंधु घाटी द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे। सिंधु सभ्यता के सुदूर उत्तर का स्थल शोर्तगुई उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में है। देखिएगा ये शोर्तगुई नामक जगह आ गई, कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में। शोर्तगुई बख्शान के लाजवर्द और संभवतः मध्य एशिया के तीन और स्वर्ण संसाधनों तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता था। शोर्तगुई कौन सा मार्ग प्रदान करता था? बख्शा के लाजवर्द और संभवतः मध्य एशिया के टीन का जो उत्पादन होता था वहां तक पहुंचने का, और जो सोने के संसाधन थे वहां तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता था शोर्तगुई। सिंध के उत्तर पूर्व में पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। इस प्रांत का बड़ा हिस्सा दोआब अथवा दो नदियों के बीच के भूभाग से बना हुआ है। अब दोआब का मतलब क्या होता है? अगर आगे भी कोई दोआब वर्ड आए तो आप बेसिकली समझ पाए। मान लीजिएगा कि ये दो नदियाँ बह रही है यहाँ पर। अब ये दो नदियों के ये नदियाँ बह रही है, ओके, देन ये दो नदियों के बीच का जो ये हिस्सा होगा इसे दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ पर ज़मीन होती है उसे दोआब कहा जाता है। ओके, सो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। इनमें भारी दोआब अथवा रावी और व्यास के एक पुराने तल के बीच भूमि के स्थल विशेषकर छितराया हुआ हड़प्पा नगर उल्लेखनीय है। अब कौन सी दो नदियों के बीच है? रावी नदी और ब्यास नदी, जो हाल ही में पंजाब भारत में स्थित है, वहाँ से भी बहती है दोनों ही नदियाँ। झेलम और सिंधु अथवा झेलम और चेनाब की दोआब प्रवाही धाराओं के बीच कोई अधिवास नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा रावी और व्यास के मध्य तो हमें व्यास देखने को मिलता है, लेकिन जो झेलम और सिंधु है अथवा झेलम और चेनाब नदी है उसके बीच दोआब में कोई भी प्रवाह हमें देखने को या अधिवाह देखने को नहीं मिलता। सतलज नदी के दक्षिण में बहावलपुर है। इसका एक हिस्सा चौलिस्तान के मरुस्थलीय अवशेष से बना है, जिससे होकर हाकरा नदी बहती थी। सिंधु के अधिवासों का सबसे बड़ा समूह 174 यहाँ पाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह भूभाग सिंधु के मैदानों को राजस्थान से जोड़ता है, जो तांबे का भारी जमाव स्थल था। सो अब देखिएगा सिंधु मैदानों के साथ राजस्थान में क्या था? तांबा। ओके, राजस्थान की एक साइट है जहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है। चौलिस्तान में भट्टों के चिन्ह समेत अनेक विशिष्ट औद्योगिक स्थल थे जिन्हें 79 का चिन्ह दिया गया। ये बड़े पैमाने पर शिल्प उत्पादन करते थे, जिनमें तांबे को पिघलाना और गलाना भी शामिल था। सतलज के पूरब में सिंधु गंगा विभाजक का काचरी भूखंड सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच का अंतर्वर्तीय क्षेत्र है, जो भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में घग्गर नदी की धारा से बना है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है या आप नोट कर लीजिएगा इसे। सतलज और यमुना के बीच शिवालिक पर्वत श्रेणी से धारा का अपवहन और एक बड़ा तटवर्ती हिस्सा घग्गर में मिल जाता है। ये शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। यह घग्गर पाकिस्तान के हकरा नदी का भारतीय नाम है। घग्गर अगर पाकिस्तान में चला जाए
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हकरा नदी। ओके। उस क्षेत्र में कालीबंगन और बनावली जैसे कई प्रांतीय नगर केंद्र थे। यद्यपि राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, भारत सबसे बड़ा नगर था और कहा जाता है कि इसका विस्तार हड़प्पा के बारे में बराबर था। पुरातन सिंधु स्थल यमुना गंगा के दोआब में भी पाए जाते हैं और इनके सुदूर उत्तरी भाग सहारनपुर के आसपास इनकी प्रधानता है। अंततः सिंधु सभ्यता के विस्तार में कच्छ के रण और खंभात की खाड़ी के बीच लगभग 1,19,000 वर्ग किलोमीटर का चतुर्भुजाकार क्षेत्र शामिल है। कच्छ के रण का सर्वश्रेष्ठ नगर था धौलावीरा, जहाँ ज्वारीय पंख के समतल मैदानों और मृत खाड़ियों का भारी विस्तार था। अब देखिएगा, धौलावीरा जो एक साइट है गुजरात में स्थित है कच्छ रण में, सो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2022 में इफ़ आई एम राइट सो डिक्लेयर कर दिया गया है। ये भी अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसकी देखभाल कौन करता है भारत में, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसर्च हो रही है। ओके, देन इसके आगे काठियावाड़, जिसे अब सौराष्ट्र कहा जाता है, तो काठियावाड़ को अब क्या कहा जाता है, सौराष्ट्र का विशाल अंबार दक्कन के लावा ज्वालामुखी से निर्गत तरल पदार्थ से बना है। इसी के पूर्वी किनारे पर पतन वाला कस्बा लोथल विकसित हुआ। अब लोथल जो साइट है वो कहाँ पर है, धौलावीरा एंड लोथल दोनों ही साइट कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ओके, गुजरात की मुख्य भूमि कछारी है। कछारी जो साबरमती, माही और छोटी समानांतर सरिताओं से बनी है और खंभात की खाड़ी की ओर बढ़ जाती है। यहाँ किम नदी के मुहाने पर भगत राव सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है वो बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है वो बताना है आपको। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता थी इसकी क्या था वो बताइएगा। सिंधु सभ्यता का फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के संदर्भ में डैश स्थित सुतका गेंडोर और सोतका कोह के सुदृढ़ स्थल महत्वपूर्ण थे, हमने अभी पढ़ा है। घग्गर भारत में आकर क्या कही जाती है वो भी हमने पढ़ा है, मैंने हाईलाइट करवाया है आपको। बलूचिस्तान के कच्छी के मैदान अवस्थित डैश में आरंभिक कृषि जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो इजी है सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों के दो स्थलों के नाम बताइए जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अधिवास के प्रमाण मिलते हैं। सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, हरियाणा, हमने यहाँ इसके बारे में भी जान लिया है। अगर एक एग्जाम्पल दूँ गुजरात के बारे में जो अभी पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर लोथल और धौलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, कालीबंगन, एंड दूसरे आप बताइए इन दोनों के बारे में। मैंने दो के तो बता दिया, अब आप दो बताइए। अब अधिवासीय पद्धति के बारे में जानते हैं। अधिवासीय मतलब कि लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों के घर किस तरीके से बनाए जाते थे, क्या वो मिट्टी के लेप से बनाए जाते थे घर जैसा कि नवपाषाण युग में था, या यहाँ पर कोई अलग सी टेक्निक यूज़ की जाती थी मकानों को या बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। नगरीय और ग्रामीण स्थलों के साथ यहाँ की आदिवासी पद्धति बहुपंक्तिबद्ध थी और आकार और कार्य में ये स्थल अलग अलग ढंग के थे। सो देखिएगा यहाँ पर क्या था कि बहुपंक्ति थी, मतलब कि एक लाइन ऐसे बन गई, यहाँ पर कुछ घर बन गए अगल बगल में, देन यहाँ पर कुछ घर बन गए अगल बगल में एट्सेट्रा। इस तरीके से यहाँ बहुत सारी पंक्तियों में अलग अलग घर थे और उनके आकार भी कई मायनों में अलग अलग हुआ करते थे। यहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा जैसे अति विशाल विस्तार वाले नगर थे जो अपने आकार प्रत्येक 100 हेक्टेयर से अधिक और अपने उत्खनित अवशेषों के स्वरूप के कारण विलक्षण जान पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी अगर साइट्स देखा जाए यहाँ पर, सो यहाँ पर देखिएगा धौलावीरा है, देन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा है। सो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो दो साइट है, महत्वपूर्ण साइट है। सो ये दोनों साइट हाल ही में पाकिस्तान में स्थित है। एक साइट है जो धौलावीरा है वो गुजरात भारत में स्थित है हाल ही में अगर देखा जाए। ओके, देन हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है जो 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो हरियाणा के हिसार में स्थित राखीगढ़ी एक जगह है हड़प्पा सभ्यता की जो 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सामग्री हड़प्पा के लोगों
के डीएनए पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण प्रदान करती है। हालांकि पूर्व की यह मान्यता है कि ये नगर झंझरी ग्रिडरॉन प्रणाली वाली योजना पर आधारित थे। ओके, देन हाल के शोधों से या फिर रिसर्च से अमान्य सिद्ध हो चुकी है। बाद में ये डिनाई कर दिया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इनके केंद्रीकृत आयोजन का प्रभावशाली साक्ष्य मिलता है। लेकिन केंद्रीकृत आयोजन का क्या मिलता है? प्रभावशाली सबूत, एविडेंस मिलते हैं। नगर सार्वजनिक और आवासीय क्षेत्रों में बटे थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सार्वजनिक क्षेत्र का नगर के आवासीय क्षेत्र से विलगता ने दो पृथक टीलों का रूप ले लिया। धौलावीरा की नगर योजना अधिक जटिल थी। धौलावीरा गुजरात में स्थित साइट है जिसकी नगर योजना जो थी वो सबसे जटिल थी, मतलब कि कंफ्यूजन में डालने वाली व्यवस्था थी। अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में यह तीनों हिस्से किला जो महल और आहत क्षेत्रों में विभक्त थे, निष्क्रिय कस्बा और निचला नगर में बटा था और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए तथा किलेबंदी की विस्तृत प्रणाली के अंतर्गत थे। किला अर्थात कि देख लीजिएगा ये ऊपरी साइट है, मान लीजिएगा ये कोई पहाड़ है। ओके, सो इस पहाड़ पर ये दुर्ग बनाया गया है। देन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह बना दी गई और जो निचला शहर था यहाँ पर लोग रहा करते थे। और इस पूरे ही मान लीजिएगा ये एक गाँव है, इसे पूर्ण रूप से दीवारों से घेर दिया जाता था। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। वैसे मेरी चित्रकला इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ओके, कुछ संरचनाओं का स्वरूप भी विचारणीय है। उदाहरण स्वरूप मोहनजोदाड़ो का किला विराट कृत्रिम चबूतरे 4x100 मीटर पर बनाया गया था। अब यहाँ पर कृत्रिम का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा चबूतरा जो बनाया गया था बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के यूज से। यह चबूतरा कच्ची ईंट वाली दीवार, अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि ईंटों का यहाँ कहीं ना कहीं उपयोग किया गया है बहुत बड़ी संख्या में। 6 मीटर से अधिक मोटी से निर्मित था और इसका घेरा बालू और गाद का था। अब घेरा किससे बना था? बालू और गाद से। 2 बार विस्तार देने के बाद इसकी अंतिम ऊंचाई 7 मीटर हो गई और यह एक ऐसा आधार बन गया जिस पर विशाल स्नानागार मतलब कि आज अगर कहे तो स्विमिंग पूल और अन्य भंडार जैसे अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं ऊपर उठाई गई, जिससे सर्वोच्च भवन पास पड़ोस के मैदानों से 20 मीटर अन्य ऊपर हो गया। क्षितिज पर मीलों दूर से देखा जा सकता था, मतलब कि ये इतना ऊंचा था कि मीलों दूर से इसका क्षितिज जो है वो देखा जा सकता था। स्थापत्य कला के चमत्कार का एक अन्य नमूना है धौलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली, जो बार बार पड़ने वाले सूखे के क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी थी। अब धौलावीरा जो गुजरात में स्थित साइट है, तो माना जाता है कि यहाँ पर एक कुल देवी होती थी जिन्हें सिकोतर के नाम से जाना जाता था, सिकोतर माता के नाम से। तो धौलावीरा में क्या था कि यहाँ पर समुद्री व्यापारी जो है समुद्री रूट से यहाँ पर व्यापार किया जाता था और उन व्यापारियों की जो कुल देवी होती थी उनका नाम सिकोतर या वानवती ऐसा नाम हुआ करता था। ओके, देन यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली सबसे अच्छी थी धौलावीरा में। 2 मौसमी नदियों मनहार और मनसार के जल संग्रहण क्षेत्र में वर्षा के पानी को बांध बनाकर नगर की दीवारों के भीतर बड़े जलाशयों की ओर मोड़ दिया जाता था। प्रत्यक्ष वहां नगरीय दीवारों के भीतर 16 जलाशय थे जो दीवार के भीतर के 36% भाग में फैले थे। ईंटों के राजगिरी वाली दीवारें उन्हें सुरक्षा प्रदान करती थी, यद्यपि जलाशयों का निर्माण तक्षशिला को काटकर भी किया जाता था। बाद के उपयोग के लिए दुर्ग के अहाते में जल का संचय किया जाता था। अब देखिएगा दुर्ग का जो पिक्चर है या तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में या वीडियो की एंड में जो ये स्ट्रक्चर था दुर्ग एंड निचले स्थल या फिर जो जहाँ पर लोग रहा करते थे, निचला शहर या नगर जिसे कहा जाता था, उसका एक फ़ोटो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों ही जगह लगा दूंगा। एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसे। अगर आपने 12th क्लास में अगर इसे पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी दुर्ग और निचले शहर के बारे में। नगरीय क्रम परंपरा की मध्यवर्ती पंक्ति ऐसे स्थलों से बनी है जिनकी कई विशेषताएं सभ्यता के अति विशाल नगरों की याद दिलाती है, लेकिन आकार की दृष्टि से ये अपेक्षाकृत छोटे हैं। कालीबंगन, लोथल, कोटदीजी, बनावली और अमरी उन्हीं में से एक है।
और उन्हें प्रांतीय केंद्र माना जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति कालीबंगन दो सुदृढ़ीकृत टीलों से बना था, जिसमें अपेक्षाकृत छोटा पश्चिमी टीला में अनेक कच्ची ईंटों के चबूतरे थे, जिनमें से एक पर वेदियाँ थी। अग्निवेदियाँ मतलब कि माना जा सकता है कि यज्ञ वगैरह यहाँ पर हुआ करते थे। पूर्वी टीले के अधिकांश घरों में उसी प्रकार की अग्निवेदियाँ थी। लोथल भी एक किलाबंद नगर था, जिसमें संपूर्ण पूर्वी अंचल पर एक गोदी बाड़ा आकार में 219 इंटू 13 मीटर फैला था, जो एक प्रवेशिका जलमार्ग द्वारा नदी से जुड़ा हुआ था। इसके पड़ोस में गढ़ी एक्रोपोलिस एक दुर्ग अथवा क्षेत्र जो आक्रमण रोकने के लिए बना होता है और जो विशेष रूप से किसी पहाड़ी के शिखर पर होता है अवस्थित था, जहां पर एक भंडारगढ़ जहां पर सामान रखा जाता था। मान लीजिएगा कि स्टोर रूम के अवशेष मिले हैं, जिसमें रस्सी तथा अन्य सामग्रियों की छापों के साथ चिकनी मिट्टी के मुद्रांकन पाए गए हैं। लोथल की नगरीय संरचना भी संकेत देती है कि नगर के आकार और इसके समग्र आयोजन में कोई आवश्यक संबंध नहीं है। मोहनजोदाड़ो आकार में लोथल से 25 गुना बड़ा था, लेकिन लोथल में भी दो पृथक क्षेत्र, पक्की हुई ईंटों के घर और नियमित रूप से पंक्तिबद्ध सड़कों और नालियां मिली है। दरअसल इसकी छोटी सड़कें और गलियां सिंधु के संदर्भ में बेमिसाल है। सिंधु आदिवासीय क्रम परंपरा की तीसरी पंक्ति लघु नगरीय स्थलों से बनी है। इसे योजनाबद्धता का उदाहरण मान सकते हैं, लेकिन इनमें आंतरिक उप विभाजनों का अभाव है। अपने आकार और संरचना के दृष्टि से अनाकर्षक स्वरूप के बावजूद उनके कार्य नगर जैसे ही थे। सिंध में अल्लाहदीनो एक ऐसा ही स्थल है। इसका व्यास मात्र 100 गज था, लेकिन एक महत्वपूर्ण धातु शिल्प केंद्र था। ये एक महत्वपूर्ण धातु शिल्प केंद्र था। इसी प्रकार गुजरात में कुटांसी एक छोटा हड़प्पाकालीन अधिवास है, जहां कम मूल्य में पत्थर और तांबा प्रसंस्कृत किए जाते थे। अब देखिएगा आप यहाँ से प्लीज़ जो बैकग्राउंड नॉइस है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉइस मैं रोक नहीं सकता। ओके, अंततः नगर केंद्र स्थानबद्ध गांवों और अस्थायी अर्ध यायावरीय अधिवासों के ग्रामीण पृष्ठ प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे और इन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण होता था। ये पृष्ठ प्रदेश प्राय विरल व्यावसायिक जमाव वाले क्षेत्र थे, लेकिन जहाँ तक गांवों का प्रश्न है, उनमें कुटीरों के रूपरेखाएं और अपेक्षाकृत घने निष्पेक्ष पाए गए हैं। उदाहरण स्वरूप गुजरात में 300 वर्ग मीटर का कार्निवाल और इसके सांस्कृतिक निष्पेक्ष लगभग 1.5 मीटर गहरे एक सुरक्षित ग्रामीण अधिवास के घोतक है। इसी प्रकार हड़प्पाकालीन यमुना गंगा के दोआब के पुरातात्विक निक्षेप आलमगीर में 1.8 मीटर और हुलास में 1.4 मीटर संकेत देते हैं कि उस क्षेत्र के अगुआ उपनिवेशवादी लंबे समय तक वहां रहे। इस संबंध में एक स्मरणीय तथ्य यह है कि आकार के आधार पर सिंधु सभ्यता को ग्राम्य और नागर स्थलों में बांटना उचित नहीं है। चोलिस्तान में कुछ बड़े स्थल हैं, जिनमें एक 25 हेक्टेयर में है और इस प्रकार कालीबंगन से बड़ा है। उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ नगरीय नहीं यायावरीय अधिवास थे। इसके विपरीत कुटांसी जो गुजरात में स्थित एक साइट है, आकार में मात्र 2 हेक्टेयर था, लेकिन शिल्पगत वस्तुओं के प्रदाता की अपनी क्रियात्मक भूमिका के कारण इसे ठीक ही नगरीय अधिवास के वर्ग में रखा गया। अब देखिएगा, इसके अलावा मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। सो उस टाइम पर मैं आधे घंटे की एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, कौन से सब्जेक्ट के या कौन से टॉपिक के। सिर्फ मैंने यहाँ पर अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर हड़प्पा सभ्यता जो है उसके जो नोट्स है वो बना लिए हैं। वो मैं आपको सेंड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप वीडियो के लिए वेट करना चाहते हैं तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। वन शॉट वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइएगा। अब जीवन निर्वाह पद्धति की वहाँ के लोग कैसे थे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे।
पशुपालन, आखेट और वनस्पति संचयन से संपूरित एक स्थायी कृषि व्यवस्था नगरों का आर्थिक भरण पोषण करते थे। अब इनकी जीवन पद्धति क्या थी कि ये पशुपालन करते थे, लाइक हड़प्पा सभ्यता के लोग आखेटक थे, वनस्पति संचयन करते थे, तो इनका भरण पोषण इसी की सहायता से, कृषि की सहायता से होता था। इन सभ्यता के इस सभ्यता के वितरण क्षेत्र की एक दूसरे से काफ़ी भिन्न पारिस्थितिकी दशाओं की दृष्टि से कोई एकल अथवा समरूप योजना नीति नहीं रही होगी। हड़प्पा निवासी हल से परिचित थे। हड़प्पा के लोग किससे परिचित थे? हल से, कि खेती करने के लिए वहाँ पर हल का उपयोग किया जाता था। चोलिस्तान में सिंधु स्थलों और बनावली में पक्की मिट्टी से बने हल पाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, चोलिस्तान और जो बनावली हरियाणा में स्थित है, वहाँ पर पक्की मिट्टी से बने क्या पाए गए हैं? हल। कालीबंगन की खुदाई से हल द्वारा जोते गए खेतों का पता चला है। कालीबंगन जो राजस्थान में स्थित एक साइट है, वहाँ पर हमें किसके बारे में पता चला है कि यहाँ पर हल से खेत जोते जाते थे। हालांकि यह आरंभिक हड़प्पा काल की बात है, लेकिन इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है कि यह परिपक्व हड़प्पा काल में जारी रहा होगा। देखिएगा, हड़प्पा काल को, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि हड़प्पा काल को आरंभिक हड़प्पा काल और परिपक्व हड़प्पा काल में विभाजित किया गया था। तो आरंभिक जो हड़प्पा काल था उसमें खेती के बारे में, हल के बारे में पता चलता है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि उसके आगे भी ये जारी रहा होगा। देन कालीबंगन की कृषि भूमि में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई हल की रेखाओं के दो हिस्से मजे मिले हैं, जिससे एक ग्रिड का प्रतिमान बनता है और यहाँ संभव है कि एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हो। सो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या था कि ग्रिड पद्धति में यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी। जैसे कि ये खेत है, इसे दो भागों में बांट दिया समकोण में। अब यहाँ पर एक अलग फसल हो रही है खेत के इस साइड में, और खेत की दूसरी साइड में एक अलग फसल उग रही है। इससे ये पता चलता है कि उस कालखंड में ये हो सकता था कि एक ही खेत में दो अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हो। उस क्षेत्र के आधुनिक खेतों में हल से निर्मित रेखाओं के एक भाग से सरसों और दूसरे भाग में कुल्थी उपजाई जाती थी। तो सरसों और कुल्थी के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। अन्य साक्ष्यों से भी मिश्रित फसल का संकेत मिलता है। दूसरे जो एविडेंसेस है, सबूत है, उनसे पता चलता है कहीं ना कहीं एक या दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती थी। जैसे कि सिंधु स्थलों में गेहूं और जौ का मिश्रण। ऐसी मिश्रित फसलें मौसमी खगतरों के विरुद्ध बीमा के रूप में आज भी उत्तर भारत में कई भागों में उपजाई जाती है। तो ऐसी फसलें आज भी, इसका प्रचलन है कि एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती है। गेहूं नहीं पक सके तो जौ की फसल अवश्य हो। पूर्व में उन क्षेत्रों में उपजाई जाने वाली फसलों का मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजन स्वीकार किया जाता था। एक तो सिंधु घाटी में उसके आसपास, और दूसरा गुजरात में। सिंधु क्षेत्र में सिर्फ गेहूं और जौ ही अनाज के घटक माने जाते थे, जबकि गुजरात में चावल और ज्वार बाजरा अधिक महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब ये लाइन आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ओके। लेकिन अब हड़प्पा में चावल और महुआ दोनों खोजे गए। अन्य कई किस्मों की उपजाई जाने वाली फसलों का भी पता चला, जिसमें मटर, मसूर, छोटा मटर, तिल, सन, शिंब, रुई शामिल है। इस श्रेणी में शामिल रुई विशेष रूप से धात्विय है। सिंध में रुई सामान्यतः ग्रीष्मकाल फसल है और ऐसी फसलें सिंचाई की मदद से ही उपजाई जा सकती है। मतलब ऐसी फसल में क्या चाहिए? पानी अधिक मात्रा में चाहिए। कारण यह है कि वर्षा बहुत कम, लगभग 8 इंच होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी हिस्से में जहां वर्षा 10 अथवा 12 इंच से कम होती है, वहां यदि बिना अधिक खतरा मोल लिए किसी पैमाने पर खेती की जाती है तो वह सिर्फ सिंचाई की सुविधा से ही संभव है। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय आहार था मवेशियों का मांस और उनकी अस्थियां, जो सभी स्थलों से भारी मात्रा में पाई गई है। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मांसाहारी भी थे, मतलब मांस मच्छी भी खाया करते थे। मांस प्रदान करने के अतिरिक्त मवेशी और भैंसों ने कृषि कार्यों में सहायता दी होगी और वे
भारवाहक के रूप में कार्य करते थे। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर मवेशियों के रूप में देखें तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं मवेशी भैंसें देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं उनसे कार्य लिया जाता होगा, हल खींचने का एट्सेट्रा। अन्य बातों के अलावा यह उनकी हत्या की उम्र से भी संकेतित होता है। गुजरात के शिकारपुर में मवेशियों और भैंसों के एक भारी संख्या लगभग 3 वर्ष तक अवश्य जिंदा रहती थी, लेकिन उसके बाद 3 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र के बीच की किसी अवस्था में उन्हें मार डाला जाता था। मटन, भेड़ बकरे का मांस भी बड़े लोकप्रिय था और भेड़ बकरों की अस्थियां लगभग सारे सिंधु स्थलों पर पाई गई है। पशुओं का आखेट भी कोई नगण्य कार्य नहीं था। जंगली पशुओं की अस्थियां और पालतू मवेशियों की अस्थियों का अनुपात 1:4 है। पशुओं में जंगली भैंस, हिरणों की विभिन्न प्रजातियां, जंगली सूअर, गर्दभ, सियार, चूहा और खरगोश शामिल थे। मछली और समुद्री मॉलस्क उव ससनेबे की अस्थियां भी प्राय पाई गई है या प्राप्त हुई है। जहाँ तक आहार संचयन का प्रश्न है, यमुना गंगा दोआब में निश्चय ही जंगली चावल का उपयोग किया जाता था। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक साक्ष्य गुजरात के सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है, जहां पहचान की गई बीजों में सबसे बड़ी मात्रा में जंगली काष्ठफल, बादाम, सुपारी आदि कड़े आवरण में के फल, घासों और खरपतवारों की है। सामान्यतः सिंधु की आहार अर्थव्यवस्था वृहत और केंद्रीकृत जनसमूहों के भरण पोषण की दृष्टि से व्यापक आधार वाली तथा जोखिम को कम करने वाली व्यवहारिक रणनीतियों पर आश्रित थी। शिल्पगत उत्पादन और व्यापार। अब यहाँ पर देखिएगा हमने जहाँ तक पढ़ा है, यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि शिल्प कार्य होता था, मनके बनाए जाते थे, मटके बनाए जाते थे एट्सेट्रा। तो यहाँ पर अब शिल्प कार्य है या इसका जो उत्पादन है, व्यापार है, वो किन किन साइट्स में होता था उनके बारे में जानते हैं। शिल्पगत उत्पादन। सिंधु स्थलों में शिल्पगत उत्पादन की शानदार श्रेणी मिली है। एक और जहाँ विशेष दस्तकारियाँ जिनकी जड़ें पूर्ववर्ती काल में थी, तकनीकी प्रक्रियाओं की दृष्टि से अधिक जटिल हो गई है, वहीं दूसरी ओर उपयोग की जा रही कच्ची सामग्रियों के सम्मिश्रणों का विस्तार हुआ। सीपी के शिल्पी सामान, अल्प मूल्य के रत्न और सेलखड़ी मनके, अलंकृत मृणपात्र और उपकरणों के साथ साथ घटिया और कीमती दोनों प्रकार की धातुओं के जेवर की नगर में व्यापक मांग थी। अब यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता मुख्यतः कांस्य संस्कृति ही नहीं थी। शुद्ध तांबे का प्रचलन जोरों पर था। इसके अतिरिक्त निम्न और उच्च कोटि के कांस्य से लेकर तांबा, शीशा और तांबा निकल के अनेक प्रकार के धातु मिश्रण काम में लाया जाता था। कारीगरी से बनाए गए पदार्थ विशुद्धतम रूप से सिंधु घाटी के हैं, क्योंकि वे नगरीय सभ्यता के आगमन के न पहले पाए जाते थे न उसके आवेशन के बाद। उदाहरण स्वरूप सिंधु की मोहरें उत्कीर्ण आकृति में वर्गाकार अथवा आयताकार और पशुओं के चित्रण जिनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय एक श्रृंगी है, विरले ही हड़प्पा के अंत और उसके बाद के संदर्भ में पाए जाते थे, क्योंकि वाणिज्यिक यानी कि व्यापार मामले में जिनके लिए उनका उपयोग होता था नाटकीय ढंग से सिकुड़ गए थे। यही बात सिंधु सभ्यता में जानवरों और मनुष्यों की प्रस्तर मूर्तियों, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मूर्ति पुरोहित राजा की जो पिक्चर है वो मैं आपको थंबनेल में ही मिल जाएगी। पुरोहित राजा की पिक्चर आपको मैं वहीं पर लगा दूंगा की है। इसके लिए भी यह भी सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी राजनीतिक धार्मिक महत्ता थी और वे मूर्तिकला की दृष्टि से उच्च कला की चीज़ें थी। इस पत्थर की नक्काशी के विलोप को नगर केंद्रों के परित्याग के साथ साथ विशिष्ट वर्ग के समूह के प्रसार और रूपांतरण के साथ जोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार लंबा पीपा वाला कार्नेशियन, जवाहरात से प्रयुक्त होने वाला लाल, भूरा या सफ़ेद पत्थर जो होता है कि मन के सिंधु का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण विलासी उत्पाद है। मतलब कि विलासी मतलब अमीर लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। चन्हूदड़ों में बनाए जाते थे। चन्हूदड़ों शिल्प कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण साइट थी। उनकी कारीगरी के लिए कौशल और समय दोनों अपेक्षित थे। 6 से 13 सेंटीमीटर लंबे मनके के छेदन में 3 से 8 दिन लगते थे। स्पष्ट है कि नगरों में विध्वंस के बाद भारी गैर नगरकृत
नगरीकृत दृश्य विधान में इस तरह का विशेषीकृत उत्पादन नहीं टिक सकता था। सिंधु की शिल्प परंपराओं की एक बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। सीपी के सामान गुजरात के नागवाड़ा और नागेश्वर में तथा सिंध के चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो में बनाए जाते थे। अब ये जो साइट है नागेश्वर एंड चन्हूदड़ो, ये एक ऐसी साइट है जो समुंदर के किनारे पर बसी हुई साइट है। यहाँ से क्या होता था, जो शिल्प कार्य पूरा हो जाता था और जो मनके वगैरह बन जाते थे तो उनका व्यापार भी होता था, तो वो समुद्री मार्गों से होता था। ऐसा तो नहीं है उस टाइम पर एयरप्लेन हुआ करते थे दूसरी कंट्री में भेजने के लिए, तो समुद्री मार्गों से वहाँ व्यापार होता था। तो नागेश्वर जो एक जगह है, मान लीजिएगा कि ये गुजरात का मैप है, ओके। सो नागेश्वर जो है वो लगभग यहाँ पर स्थित थी समुद्र मार्ग में, ओके। बाकी आप मैप देख लीजिएगा एक बार। मैप वगैरह मैं आपको जितने भी चित्र हैं लाइक दुर्ग एंड अदर जो मूर्तियाँ और हल जो प्राप्त हुए हैं, वो सारे ही चित्र का मैं एक PDF बनाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप सारे चित्र देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। देन इसी प्रकार धातु की शिल्प सामग्रियाँ गुजरात के लोथल, पंजाब के बारी दोआब में, हड़प्पा और सिंध के अलादीनो और मोहनजोदाड़ो में बनती थी। यद्यपि शिल्प सामग्रियाँ अनेक स्थानों में बनती थी, लेकिन निर्माण तकनीकी आश्चर्यजनक रूप से मानकीकृत थी। सीपी के कड़ों के स्वरूप चौड़ाई सभी स्थलों पर 5 मिलीमीटर से 7 मिलीमीटर के बीच होती थी। वे लगभग सभी स्थानों पर ऐसी आरी से चीरे जाते थे जिसकी धार मोटाई 0.4 मिलीमीटर से 0.6 मिलीमीटर के बीच होती थी। देन शिल्प उत्पादन के व्यापक वितरण के संबंध में उतनी ही विलक्षण बात यह है कि अनेक मामलों में निर्माण ऐसी कच्ची सामग्रियों पर निर्भर था जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। मोहनजोदाड़ो में शिल्प की वस्तुएं टर्बिनेला पायरम नामक समुद्री मोलस्क से निर्मित होती थी, जो सिंध और बलूचिस्तान के समुद्री तट की बगल में मिलता था और जहां से उसे कच्चे रूप में लाया जाता था। इसी प्रकार हड़प्पा में भट्टियों से लेकर धातु की मेल और अपरिष्कृत वस्तुओं तक तांबा का अल्पशिल्प के सामानों के निर्माण का प्रभावशाली साक्ष्य उपलब्ध है। यह बात अलग है कि नगर खनिज पदार्थों के मामले में अभावग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित है। सो इसके नोट्स जो है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब व्यापार के बारे में बात करते हैं कि उस टाइम पर व्यापार कैसे होता था। सो एक अत्यंत संगठित व्यापारिक प्रणाली के कारण ही यह शिल्प उत्पादन टिका रहा और विकसित हो पाया। सिंधु के लोगों में राजस्थान से लेकर अफगानिस्तान तक के संसाधनों को जुटाना और उपयोग में लाने की क्षमता थी और निर्माण के पैमाने पर विचार करने से प्रतीत होता है कि आवश्यक कच्ची सामग्रियों को जुटाने में मदद करने वाले पूर्णकालिक व्यापारी विद्यमान थे। तो यहाँ पर व्यापार होता था, कहाँ से, राजस्थान से लेकर अफगानिस्तान तक व्यापार फैला हुआ था शिल्प कार्य का। इन संसाधनों संपन्न क्षेत्रों में अधिकांश उदाहरण सिंधु सभ्यता के साथ संपर्क के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण स्वरूप ताम्रपाषाण कालीन कुल्ली के सांस्कृतिक स्थल हड़प्पा की एक श्रृंगी मोहरे और मृदभांड पाए गए हैं। इसी प्रकार राजस्थान की कच्ची सामग्रियों के उपयोग का पता गणेश्वर जोधपुर प्रणाली है या फिर संस्कृति है जो आप पढ़िएगा कि ताम्रपाषाण काल के कुछ स्थलों पर हड़प्पा के मृदभांडों और दोनों संस्कृतियों के वाणाग्रो वर्षों की नौकों और कंटियों में शैलीगत समानताओं से चलता है। देखिएगा यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड में नहीं बताया गया है, जो SOL का ऑफिशियल PDF है इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। लेकिन मैंने अपने नोट्स जो बनाए हैं उसमें मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। वो नोट्स हालांकि इंग्लिश में है, मैं उसे हिंदी में ज़रूर ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा एंड मैं आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, जैसे कि आप भी उसे पढ़ पाए और आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो
इजीली लाइक अंडरस्टैंडेबल रहे और इजीली आप लर्न कर सके। ओके, सो गणेश्वर जोधपुर जो संस्कृति थी उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ही बताया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृति है और आपको समझना चाहिए, वो मैंने नोट्स में अच्छे से डिटेल से बताया है। और कौन सी साइट्स किसके लिए महत्वपूर्ण थी वो सब मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया है, जिससे आप लाइक एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, देन स्थलों पर हड़प्पा के मृद भांडों और दोनों संस्कृतियों के वाणाग्रो बर्छों की नौकों और कंटियों की में शैलीगत समानताओं से पता चलता है। अब यहाँ पर मृद भांड वगैरह मिलते हैं। मृद भांड आप जानते हैं, बर्तन। देन कच्ची सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पदार्थों का भी व्यापार होता था। हड़प्पा में जो समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर था, समुद्री कैटफिश, बिल्ली की आकृति वाली मछली की उपस्थिति खाद्य वस्तुओं में व्यापार को रेखांकित करती है। शिल्प की वस्तुओं का भी व्यापार होता था। नागेश्वर जैसे छोटे निर्माण केंद्र मोहनजोदाड़ो को सीपी की कलछियाँ प्रदान करते थे। मोहनजोदाड़ो सिंध की रोड़ी पहाड़ियों से चर्ट की धीरे धारे भी प्राप्त करता था। अब तो सिंधु सभ्यता के अति विशाल नगरों के बीच भी परिष्कृत सामानों के विनिमय की सहज कल्पना की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप मोहनजोदाड़ो में निर्मित शिलामांड के कड़े, जो अत्यंत सिलिकामय, हल्के सूक्ष्म रंध्र वाले, अंशतः निष्कादित सिंटेर्ड मृतिका काय है, वहाँ से 570 किलोमीटर उत्तर हड़प्पा में पाए गए हैं। इस विनिमय में अंतर्निर्मित सामाजिक प्रक्रिया का स्वरूप अज्ञात है, लेकिन ऐसी संभावनाएं नहीं है कि यह एक आर्थिक मांग को पूरा करने का मामला था, क्योंकि हड़प्पा भी ऐसे कड़ों का उत्पादन कर रहा था। संभवतः कुछ कड़ों का मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा का एक दिवसीय या एक देशीय गमन, दो नगरों में संबंध, हैसियत अथवा सगोत्रीय मतलब कि गोत्र होते हैं, सो ये सेम गोत्र के समुदायों के बीच सामाजिक कार्य विधान से जुड़ा हुआ है। अपने विस्तार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम और पश्चिम की संस्कृतियों और सभ्यताओं से सिंधु सभ्यता का व्यापक संपर्क था। सिंधु घाटी की और सिंधु घाटी से जुड़ी वस्तुएं अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उत्तर और दक्षिण ईरान और फारस की खाड़ी में बेहतरीन और ओमान प्रायद्वीप में पाई गई है। इन वस्तुओं में निक्षरित कार्नेलियन और लंबे पीपा बेलन की आकार वाले कार्मेलियन के मनके, वर्गाकार व आयताकार सिंधु मोहरे, सिंधु लिपि वाले मृदभांड, स्थानीय मोहरों पर सिंधु के मूल भाव मोटिव्स, हाथी दांत की वस्तुएं और ऊर्ध्व लैंगिक नमूने जैसी विविध मूर्तियों जो सिंधु से बहुत मेल खाती है शामिल हैं। सिंधु स्थलों में बाहर से प्राप्त वस्तुएं और विशेषताएं जैसे मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी जैसी मोहरे, बाहर से प्राप्त मोहरे और सेलखड़ी व क्लोराइड के बर्तनों पर मूल भाव पाए गए हैं। लेकिन यह भी ध्यान में रखने लायक तथ्य है कि सिंधु सभ्यता द्वारा अपनी कच्ची सामग्रियों को प्राप्त करने में मुख्य रूप से बलूचिस्तान के पूर्वी क्षेत्र को जो महत्व दिया गया है, चाहे वह ओमान से तांबा हो अथवा फारस की खाड़ी से कार्नेशियन, वह पूरी तरह संगत नहीं है। जिस क्षेत्र में सिंधु के नगरों और बस्तियों का विकास हुआ, उसकी परिधियों पर और उसके भीतरी भाग में कच्ची सामग्रियों की प्रचुरता है। सिंधु के नगरों के आगमन के पूर्व ये कच्ची सामग्रियां सिंधु सभ्यता के पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी और बाद में सभ्यता की अवस्था के दौरान की तुलना में न्यूनीकृत पैमाने पर ही सही वे हड़प्पा के अंतिम और उसके उत्तर काल में भी दृश्य पटल पर बनी रही। यद्यपि कुछ कच्ची सामग्रियां लंबी दूरी के व्यापार में शामिल रही होंगी, लेकिन ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि सिंधु सभ्यता इन संसाधनों के लिए किसी भी रूप से या रूप में पूर्णतः अथवा बहुत हद तक पश्चिम क्षेत्र पर निर्भर थी। मतलब कि पश्चिम जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन पर हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल भी निर्भर नहीं थी। ओके, देन सही गलत चुनना है आपको। लाइक नगरीय और ग्राम्य स्थलों के साथ साथ यहाँ आदिवासी पद्धति बहुपंक्ति था और आकार और कार्य के स्थल अलग अलग ढंग से थे। इजीली आप आंसर दे सकते हैं। सिंधु के शिल्प परंपराओं में एक विचित्र विशेषता यह है कि वे क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। सो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे। हड़प्पावासी हल से परिचित थे,
आप डिटेल में पढ़ा है, कहाँ पर हल मिले हैं, कहाँ पर साक्ष्य मिले हैं हल से रिलेटेड एक्सेट्रा। अपने विस्तार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम और पश्चिम की संस्कृतियों और सभ्यताओं से सिंधु सभ्यता का व्यापक संपर्क था। इसके बारे में अभी हमने एक इस तरीके से कुछ साइन बनाया था, वो आपको अगर याद आए तो आंसर दीजिएगा। देन सिंधु घाटी सभ्यता कच्चे माल के लिए पूर्णतः पश्चिमी जो प्रदेश थे उन पर निर्भर था, वो आपको बताना है। अब धार्मिक विश्वास की जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो धार्मिक नीतियों को, संस्कृतियों को या ट्रेडिशंस को, कल्चर को मानते थे या नहीं, उसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास संबंधित जटिलतम समस्याओं में एक समस्या है विचार और विश्वासों के अतीत के तरीकों का निर्धारण। अब यहाँ पर देखिएगा, जो प्राचीन इतिहास है, एंशियंट जो हिस्ट्री है, उसमें ये जानना मुश्किल पड़ जाता है कि उस कालखंड के लोग किस तरीके की सभ्यताओं को, संस्कृतियों पर विचार और विश्वास किया करते थे। यह सिंधु सभ्यता के मामले में विशेष रूप से लागू होता है। जहाँ तक इसके निष्कर्ष भौतिक अवशेषों से ही निकाले जा सकते हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो सबूत, उससे ही हम इसका जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस तरीके के देवी देवताओं को मानते थे, या इनका जो ट्रेडिशन या इनका कल्चर है वो किस प्रकार का था। ओके, क्योंकि इसका लेखन संतोषप्रद ढंग से पढ़ा नहीं जा सकता है। देन इस संबंध में मुख्य पुरातात्विक संकेत है अनेक प्रकार की सुब्रह्मा वस्तुएं, आकृति मूलक चित्रण और अधिवासों के भीतर कुछ वैसे क्षेत्र जो पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग रखे गए प्रतीत होते हैं। सिंधु स्थलों में ऐसी संरचनाएं नहीं है जिन्हें मंदिर कहा जा सके, और न ही ऐसी प्रतिमाएं हैं जिन्हें पूजने की या पूजा की प्रकृति माना जा सके। हालांकि कुछ संरचनाएं जल के स्वच्छीकरण और वास्तु अनुष्ठानिक कृत्यों में संबंध दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के नाम से ज्ञात धरती के अंदर धंसा हुआ आयताकार कुंड इसी का एक उदाहरण है। जल का उपयोग करने वाली संरचना की उपासना का संबंध इनके निर्माण की विधि से स्पष्ट होता है। इस संरचना के चारों ओर 3 संकेंद्रित क्षेत्र थे और वहां एक अनुष्ठानिक शोभा यात्रा के लिए चारों ओर सड़कें थी। स्पष्ट है कि यह नगर की एकमात्र स्थायी संरचना थी। कालीबंगन में दुर्ग और अर्पण के गड्ढों के समीप स्नान हेतु बनाए गए फर्श और कूप भी यह संबंध दर्शाते हैं। कालीबंगन और सुरकोटता जैसे नगरों में नारी की लघु मूर्तियों का अभाव है। मोहनजोदड़ो में भी पक्की मिट्टी से की लघु मूर्तियों का अभाव है। मोहनजोदड़ो में भी पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियों और टुकड़ों में सिर्फ 475 ही नारी का चित्रण करते हैं। इसका आशय यही है कि इसका प्रचलन उतना सामान्य नहीं था जितना कि बताया गया है। इन लघु नारी मूर्तियों में अनेक चिराग के रूप में जलाने के काम लाई जाती थी। पुरुष सिद्धांत के दृष्टि से प्रजनन क्षमता सिर्फ शिव पशुपति मोहर के संदर्भ में ही नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो और धोलावीरा में पाए गए लैंगिक पत्थरों के संदर्भ में भी परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त कालीबंगन से प्राप्त अंडाकार चौरस जगह में स्थित लैंगिक प्रतीक वाला टेराकोटा का एक चित्रण भी यह दर्शाता है। धार्मिक पवित्रता पेड़ों और पशुओं से भी जुड़ी हुई थी। सिंधु की मोहरों पर अंशतः मानव व अंशतः पशु वाली छापों की उपस्थिति और पीपल के पेड़ पर एक विराजमान मानव हड़प्पा के धर्म में एक तरह की प्रकृति पूजा आधारित धर्म जिसे सैमनिस्टिक कहते हैं इंग्लिश में का संकेत देते हैं। फिर भी इनमें से कोई भी विशेष पूजा केंद्रों और राज्य संचालित अनुष्ठानों वाले उस परा क्षेत्रीय सिंधु धर्म का संकेत नहीं देती है, जो कांस्यकालीन पश्चिम एशिया और मिस्र के वास्तुशिल्पीय परिदृश्य पर मोटे अक्षरों में लिखे हैं। सो देखिएगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है सिंधु घाटी में धार्मिक परंपराओं के बारे में। हालांकि मैं नोट्स आज ही आपको सेंड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी आपके माइंड में वो बसे रहेंगे, इतने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, डिक्लाइन किस तरीके से हुआ।
नगरों के ह्रास की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है। मोहनजोदड़ो में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही, जो इस तथ्य से जाहिर होता है कि सिरे के स्तर की संरचनाओं की दीवारें पतली और घटिया ईंटों की होने लगी। यही बात धौलावीरा पर भी लागू होती है, जो उत्तरोत्तर शक्तिहीन होता गया कि समय बीतता गया और ईंटें, आपने कई जगह ऐसी इमारतें देखी होगी जहाँ पर समय बीतता जाता है तो ईंटें एकदम मलबे के ढेर के रूप में हो जाती है, कोई ऐसे ही छूता है तो ईंटें घिस जाती है एट्सेट्रा। वही सीन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो बिल्डिंग्स वगैरह था वहाँ पर देखा गया। 2 पारियों में नगर का परित्याग कर दिया गया। 2 पारियों में से जो शहर हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे, उनका त्याग किया गया। जैसे जैसे नगरीय संरचना विखंडित होती गई, पूर्व के सुदृढ़ भवनों के स्थान पर सस्ती कच्ची संरचनाएं खड़ी होती गई। कालीबंगन का परित्याग अधिक आकस्मिक था और बनावली के साथ भी यही बात हुई। दूसरे शब्दों में नगर जीवन का विलोप एक नहीं बल्कि अनेक घटनाओं के कारण हुआ। अगर देखा जाए तो इसका डिक्लाइन कोई एक घटना के कारण नहीं हुआ, या फिर जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत या पतन जो है वो किसी एक समस्या या एक घटना के कारण नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं थी, समस्याएं थी, जिसके कारण ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन नष्ट हो गई, अंत हो गई। और क्या पता ये सिविलाइजेशन तब से लेकर अब तक चलती आ रही है, जिसमें हम ही वे लोग हैं जो सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक नहीं अनेक कारण हैं और अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि क्या ये सिविलाइजेशन संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई या ये सिविलाइजेशन कहीं और जाकर बस गई, इस सिविलाइजेशन के लोग। ओके, सो यहाँ पर कोई एक निश्चित कारण या निश्चित घटनाक्रम हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर भी इस घटनाओं के संबंध में अथवा उनके सापेक्षित महत्व पर मतों में समानता नहीं है। मतलब कि जो पुरातत्वविद है, हिस्टोरियन है, स्कॉलर्स है जो इस पर रिसर्च करते हैं, उनके विचार एक नहीं है जो पतन को लेकर, अंत को लेकर इस सभ्यता के। वास्तव में सिंधु सभ्यता का ह्रास भारी अटकलबाजी और विवाद का केंद्र रहा है। नगर के ह्रास का आरंभिक विचार मूलतः आर्यों और उनके द्वारा दुर्गों व नगरों पर मचाई गई भारी तबाही के संबंध में ऋग्वेद में संकेत के इर्द गिर्द में सिमटा है। अब ऋग्वेद भारत में अगर हिंदू धर्म में देखा जाए वेदों की श्रृंखला में 4 वेद है, तो चारों वेद में सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसका कालखंड लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व बताया जाता है। ओके, आंका गया है। देन ये धारणा 1940 के दशक तक बनी रही, जब आर्यों के आक्रमण का पुरातात्विक प्रमाण एक और तो बिखरे अस्थि पंजरों, प्रत्यक्षतः सामूहिक हत्याकांड के चिन्ह के ढेर की खोज, और दूसरी ओर जानबूझकर प्रवेश मार्गों के अवरोध और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी संस्कृति जो विजेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मानी जाती है के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर एक थियरी बताई गई जिसको बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं और हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने महानता हासिल की है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, सो वो लोग तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि आर्यों का आक्रमण हुआ एंड आर्यों ने सभ्यता के लोगों को हत्याकांड किया, लाइक मैस्करे कहते हैं ना जिसे, वो किया एंड इस सभ्यता के लोगों को मार दिया गया। लेकिन जो आर्यन थियरी है उनके पास इसके लिए कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं है, तो इस कारण ये साक्ष्य भी हम पूरी तरीके से रियल नहीं मान सकते हैं। ओके, देन क्या हुआ कि अस्थिपंजर वगैरह उसके ढेर ढूंढना स्टार्ट किया हिस्टोरियंस ने, पुरातात्विद ने, तो वो भी हमें अब तक कम मात्रा में मिले हैं। मतलब अगर देखा जाए तो एक ऐसी जगह भी है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, वो यहाँ पर नहीं बताया गया लेकिन मैंने नोट्स में लिखा गया है। अब जो मृतकों का टीला जहाँ पर साइट कहा जाता है, उस साइट में हमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की डेड बॉडीज़ मिली है मृतकों के टीले में, तो उसके बारे में भी आप जानिएगा। ओके, तो कंक्लूजन में क्या होगा, जब आप इस तरीके के प्रश्न से टैकल करेंगे तो अच्छे से आंसर कर पाएंगे। लेकिन 1950 के दशक में आर्यों के आक्रमण की ऐतिहासिकता पर गंभीर शंकाएं उठी कि क्या भाई उन्होंने आक्रमण किया भी था या नहीं, सिर्फ ये हवाई बातें तो नहीं है। अन्य बातों के अतिरिक्त यह प्रमाणित किया गया कि सामूहिक नरसंहार का साक्ष्य कुछ ही अस्थिपंजरों पर आधारित था
और उनकी तिथि उसी स्तर पर निर्धारित नहीं की जा सकती। अब जो मृतकों का टीला जिस साइट को कहा जाता है, वहाँ पर भी अलग अलग कालखंड से रिलेटेड डेड बॉडियाँ मिली है। तो एक कहीं मिली है न्यू जो हड़प्पन काल था उससे रिलेटेड, परिपक्व जिसे कहते हैं परिपक्व हड़प्पन काल से, और एक जो पुराना हड़प्पन काल था उससे रिलेटेड। तो उनके बीच भी जो हमें डेड बॉडीज़ मिली है वो भी एक समान कालखंड से नहीं है। तो इस पर प्रश्न चिन्ह आज भी खड़ा होता है। इधर सिंधु के विस्तार क्षेत्र में पर्यावरण के प्रश्न और नगरीय संस्कृति के ह्रास में नदियों और जलवायु की भूमिका पर आधिकारिक ध्यान दिया गया। फिर अब उस थियरी को छोड़ दिया कि आर्यों ने जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे उन्हें मारा, उस थियरी पर प्रश्न चिन्ह खड़े होना स्टार्ट हुआ। तो फिर एक और प्रश्न यहाँ पर उठना शुरू हुआ, तो क्या जो नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया और जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, या क्या कारण थे? तो उस कारण को अब जानते हैं कि क्या जलवायु या नदियों के रास्ता बदलने के कारण तो कहीं ये जो सभ्यता थी वो नष्ट नहीं हुई। मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो और लोथल जैसे अनेक सिंधु स्थलों के में बाद के काल में गाद के मलबे पाए गए, जिनसे उफनती नदियों की बाढ़ से हुई क्षति की संभावना बनती है। अब यहाँ पर जो ये मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल और दूसरे भी बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर ये माना गया कि यहाँ पर बाढ़ आई होगी, देन ये सभ्यता और यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो मारे गए, जिसके कारण यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ के जो स्थल थे वो नष्ट हो गए। ऐसा सुझाया गया है कि नदियों का अतिरिक्त जल भूकंप का परिणाम था। हालांकि यह जल भी अतिरेक का नहीं अपितु नदियों में अपर्याप्त जल का परिणाम है। मतलब कि भूकंप के कारण या फिर जल में अतिरिक्त जो जल आ चुका था, मतलब नदियों में अतिरिक्त जल आ चुका था, उसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। यह प्रसंग यह गग्गर हकरा का है जो प्राय वैदिक सरस्वती से अभिन्न मानी गई है। सो देखिएगा, ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसे आजकल सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, सो ये सारे नाम, ये सारी जो टर्म्स है वो आपको याद रखनी है। देन वैदिक सरस्वती में अभिन्न मानी गई है और जिनमें नगरीय सभ्यता के पश्चात अनेक स्थलों को शुष्क बना दिया। सो क्या हुआ कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारे स्थल थे वो सूख गए, जिसके कारण उनका जीवन यापन बदल गया, खेती बाड़ी नहीं होगी एट्सेट्रा हुआ। ये एक कारण बताया जाता है। देन घग्गर हकरा में प्रवाह की कमी नदी के विचलन का परिणाम थी। सो नदी का प्रवाह बदल गया और विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार यह सतलज नदी थी जिसने अपना प्रवाह मार्ग त्याग दिया और पश्चिम की ओर बहने लगी। मतलब कि एक नदी जो मान लीजिएगा कि ये नदी जा रही है सीधी सिंधु घाटी की सभ्यता के क्षेत्रों से बहती हुई, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। तो इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया तो यहाँ पर जो लोग इस नदी की सहायता से जीवित थे, इस नदी की सहायता से अपना भरण पोषण करते थे, वो लोग सूखे के कारण उन ज़मीनों को छोड़ना पड़ा और कहीं और जाकर उनको बसना पड़ा। ऐसी बातें बताई जाती हैं। देन जबकि कुछ अन्य विद्वान मानते हैं यमुना नदी सिंधु को छोड़कर गंगा की प्रणाली में चली गई। फिर ये भी कुछ कहते हैं कि जो यमुना नदी है हाल ही में दिल्ली से भी बहती है, आप सभी जानते हैं, यमुना घाट आप जरूर जाते होंगे। तो यमुना नदी जो थी वो सिंधु नदी में जाकर जो मिलती थी वो अचानक से क्या हो गया, वो गंगा नदी में मिलने लग गई, तो यहाँ पर जल स्तर कम हो गया। ओके, सो बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। हड़प्पा वासियों का अपने पर्यावरण पर प्रभाव भी सिंधु सभ्यता के ह्रास का एक कारक माना गया कि जो पर्यावरण पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पेड़ों को काट दिया अपने फ़ायदे के लिए, और वही चीज़ आज हम स्वयं कर रहे हैं। नगरीय मांग और भूमि की वहन क्षमता जिसके फलस्वरूप चारा और ईंट पकाने हेतु ईंधन की आवश्यकता पैदा हुई के बीच संभावित असंतुलन को भी इस ह्रास के कारक को में माना गया है। सो हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ओके, तभी तो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम कि हिस्ट्री में क्या हुआ जो हमें अब प्रेजेंट में नहीं दोहराना है। फिर भी ऐसे तर्कों के समर्थन में पुरातात्विक आधार को प्रस्तुत किया जाना अभी बाकी है। चोलिस्तान को प्राय पूर्व में जो विस्तार है उसमें दीर्घकालीन सांस्कृतिक जड़ों का अभाव पाया गया है। ये भी कहा गया है कि चूंकि सिंधु सभ्यता घटनाक्रम किसी लंबी प्रक्रिया
में विकसित न होकर शिकारी संग्रह आर्थिक संदर्भ में थोपा गया था, इसलिए समय बीतने के साथ साथ इसका थोड़ा बहुत विस्तार हुआ और अंततः यह कायम नहीं रह सका। जहाँ तक सिंधु गंगा के जल विभाजक और गुजरात में सभ्यता की किसी लंबी पूर्ववर्तीता के अभाव का प्रश्न है, अब यह एक और कच्छ और सौराष्ट्र है और दूसरी ओर हरियाणा में हिसार क्षेत्र में परिपक्व हड़प्पा के दौर से पहले की संस्कृतियों की खोज के संदर्भ में संशोधित किए जाने की जरूरत है। साथ ही नगरीय स्वरूप के पतन के बाद की अवधि में पाषाण कांस्यकालीन ग्राम्य संस्कृतियों तथा सूक्ष्म पाषाणकालीन शिकारी संग्रह की खोज से ऐसा संकेत मिलता है कि उन क्षेत्रों में ऐसी संस्कृतियां कायम रहने में सक्षम थी। फिर भी नगरीय सभ्यता की अत्यंत जटिल प्रणाली, जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उप प्रणालियों के बीच बारीक ढंग से संतुलन बनाए रखती थी, जीवन सक्षम नहीं रह गई। सिंधु नगर केंद्रों के पतन के बाद हड़प्पा के अंतिम अथवा उत्तर काल की कई संस्कृतियां पनपी, जैसे पंजाब और चोलिस्तान में कब्रिस्तान एच सेमेंट्री एच संस्कृति, सिंध में झुक्कर संस्कृति, गुजरात में रंगपुर 2B और गौतीमान लाल मृदभांड ल्यूट्रस रेडवेयर के दौर। इस पिछले दौर में हड़प्पा की परंपरा के कुछ तत्व जिसका आश्रय उन विशेषताओं से है जिनकी वंशावली परिपक्व हड़प्पा की परंपराओं में पाई जाती है। अन्य सांस्कृतिक तत्वों से प्रभावित होकर कमोबेश कायम रहे, फिर भी सभ्यता तो नष्ट हो चुकी थी, भले ही इस परंपरा के कुछ पहलू बने रहे। यह एक ऐसे भूदृश्य में था जिसकी सांस्कृतिक विविधता पूर्ववर्ती परिपक्व हड़प्पा काल से बिल्कुल बेमेल थी। उपसंहार प्रश्न है कि पश्चिमवर्ती सांस्कृतिक विकास के स्वरूप की तुलना में सिंधु सभ्यता के अंत का अर्थ क्या है। उदाहरण स्वरूप नगरीय विश्वास पूरी तरह विलुप्त नहीं हो गए। चोलिस्तान के कुदवाला गुजरात के समुद्री तट से दूर बेट द्वारका और गोदावरी की ऊपरी घाटी में दीमाबाद, उनमें ऐसे ही 3 स्थल हैं, लेकिन उनकी संख्या कम ही है और निश्चय ही कोई ऐसा नगर नहीं है जो भव्यता और विशालता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के समकक्ष हो। अब वे यंत्र तंत्र ही कुछ बचे हैं और यद्यपि हड़प्पा में कब्रिस्तान एच सेमेंट्री एच जैसे कहते हैं अभिग्रहण में पकी हुई ईंटें और नालियाँ मौजूद है, जबकि संगोल में एक मजबूत पंख का चबूतरा था जिस पर पंख निर्मित घर बने थे। यदा कदा लेखन भी मिलता है, लेकिन वह सामान्यतः कुछ ठीक करो पोस्टहर्ड तक ही सीमित है। मोहरों के साथ भी यही बात लागू होती है, वह दुर्लभ होती गई और जो दीमाबाद और जुक्कर में गोलाकार है, सिंधु घाटी की भांति आयताकार नहीं। इसके विपरीत धौलावीरा के नमूने आयताकार तो है किंतु उन पर आकृतियाँ नहीं है। व्यापार के पैमाने में कमी आने का एक अन्य संकेत है कच्ची सामग्रियों की अंतर क्षेत्रीय प्राप्ति का छिटपुट साक्ष्य। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की नगरीय परंपरा के प्रतीकात्मक तत्वों का तेजी से ह्रास हुआ और अंततः वे विलुप्त हो गए। फिर भी ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता से जुड़ी सारी चीज़ें बिना कोई चिन्ह छोड़े विलुप्त नहीं हो गई। नगरीय सभ्यता के पतन के बाद कुछ शिल्प परंपराएं कायम रही जो हड़प्पा के अंतिम अथवा उसके उत्तर काल के पच्चीकारी मोज़ेक की सजावटों में पाई जाती है। अलंकृत मृण पात्र या मृदभांड एक ऐसे ही शिल्प था और कृत्रिम रत्न से बने जेवर हड़प्पा के उत्तर काल में पाए गए हैं। ऐसी ही निरंतरता धातु तकनीकी के स्वरूप में परिलक्षित होती है। हालांकि तांबे के उपयोग में आमतौर पर कमी आई थी। महाराष्ट्र के दीमाबाद में लुप्त मोम लॉस्ट वैक्स प्रतिक्रिया से बने कांस्य और गुजरात के रौजदी में समुद्री शैल की ताम्र प्रतिकृति इसके साक्ष्य है और सिंधु के ताम्र और ताम्र मिश्रित धातु की परंपराओं की तकनीकी उत्कृष्टता की निरंतरता को रेखांकित करते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतिम अथवा उसके उत्तर काल में कृषि और अधिवास में भारी विस्तार तो हुआ किंतु उसमें वह सांस्कृतिक संबद्धता और शिल्पगत एक रूपकता नहीं थी जो सभ्यता की खास विशेषता थी। सभ्यता के स्थान पर अब अपनी अपनी विशिष्ट
क्षेत्रीय पहचान वाली संस्कृतियाँ शेष रह गई थी। मतलब कि अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नष्ट हो चुकी थी और अपनी जो क्षेत्रीय सभ्यताएं थी या संस्कृतियाँ थी वो रह गई थी। जैसे कि एक क्षेत्र की अलग सभ्यता संस्कृति, दूसरे क्षेत्र की अलग, तीसरे क्षेत्र की अलग, एट्सेट्रा यहाँ पर रह गई थी। अब सारांश। सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय संस्कृति थी। भौगोलिक दृष्टि से इस सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और जो इसका प्रथम ज्ञात स्थल है, में सिंधु क्षेत्र में अधिक हिस्से शामिल हैं। नगरीय और ग्राम्य स्थलों के साथ यहाँ का अधिवासीय पद्धति बहुपंक्तिबद्ध था और आकार और कार्य में ये स्थल अलग अलग ढंग के थे। पशुपालन, आखेट और वनस्पति संचयन से संपूरित एक स्थायी कृषि व्यवस्था नगरों का आर्थिक भरण पोषण करती थी। सिंधु स्थलों में शिल्पगत उत्पादों, मृदभांड, मोहरे, मनके, प्रस्तर प्रतिमा, टेराकोटा मूर्तियां इत्यादि की शानदार श्रेणी मिलती है। अपने विस्तार के क्षेत्र के उत्तर और पश्चिम की संस्कृतियों और सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता का व्यापक संपर्क था। हड़प्पा सभ्यता की अधिवास पद्धतियाँ जलमार्गों और पारंपरिक स्थलों मार्गों के इर्द गिर्द पाई गई है, जो उनके परस्पर विनिमय में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत नहीं हुआ। नगरों के ह्रास की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है। रोचक बात है कि हड़प्पा वासियों का अपने पर्यावरण पर प्रभाव भी सिंधु सभ्यता के ह्रास का एक कारण माना जाता है कि उन्होंने जो पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। देन इस नगरीय संस्कृति पर के पतन में जलवायु और नदियों की अहम भूमिका मानी जाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि विशाल स्नानागृह कहाँ पाया गया, कब्रिस्तान एच कहाँ पाया गया, सुतका गेंडोर कहाँ, कालीबंगन, चन्हूदड़ो एट्सेट्रा आपको यहाँ पर बताना है। कुछ क्वेश्चन है और ये कुछ क्वेश्चन है आपको इनके कथन सत्य असत्य में बताने हैं। आप पॉज कीजिएगा और बताइएगा। देन कुछ टिप्पणी करनी है। ये टिप्पणी आप तभी कीजिएगा जब मैं आपको एक वन शॉट वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट पर बेसिकली इस चैप्टर या इस यूनिट 3 है हड़प्पा सभ्यता, इस पर एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से नहीं बताया गया है इस पीडीएफ में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट है वो तो बताए ही नहीं गए हैं कि हड़प्पा कब खोजी गई साइट थी, कहाँ पर स्थित है, किसके द्वारा खोजी गई थी, ये प्रथम एएसआई जनरल कौन था इंडिया का, जो अलेक्जेंडर कनिंघम, रखालदास बैनर्जी एट्सेट्रा आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है, बीबी लाल एट्सेट्रा। इन पुरातत्वविदों के बारे में आपको जानना आवश्यक है, तभी आप अपने आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं ये 4th यूनिट जो है वैदिक और महापाषाण संस्कृतियाँ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।